आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का माइंड मैप देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इससे बेटा आपके नीट में 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। जैव प्रौद्योगिकी कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का काम क्या होता है बेटा? ये ऐसे आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, आपका डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, जो आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को, आपके वांछित जीन को किसी भी परपोषी कोशिका में ले जाने का काम करते हैं। अनुप्रवाह संसाधन मतलब डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। हेलो जी, नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं सारे प्यारे बच्चे? मैं डॉक्टर प्रियंका मिश्रा, आपकी अपनी जूलॉजी फैकल्टी, स्वागत करती हूँ आप सभी का इस माइंड मैप हिंदी सीरीज़ में। और आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का माइंड मैप देखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है ना? बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी एक आपकी इकाई है जिसके अंदर आपके 2 अध्याय आते हैं। पहला आता है आपका जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स और प्रक्रम, किस तरीके से वो पूरी प्रक्रिया की जाती है। और इसका दूसरा जो बेटा अध्याय है वो है जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इन दोनों चैप्टर्स को अगर मैं मिला करके बोलूं, इस पूरी इकाई की अगर मैं बात करूं, जैव प्रौद्योगिकी इकाई से आपके कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, ठीक है? इस इकाई में आपके केवल 2 चैप्टर हैं, ठीक है? तो 5 से 8 क्वेश्चन, मतलब हम ये मान करके चलें कि एक चैप्टर से कम 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर मैं ये पहला चैप्टर उठाऊं, आपका बायोटेक का पहला वाला चैप्टर उठाऊं, सिद्धांत एवं प्रक्रम, तो इससे बेटा आपके नीट में 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। कितने बनते हैं बेटा? 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही सिंपल चैप्टर है, ठीक है? पता नहीं लोगों को बायोटेक क्यों हार्ड लगती है, आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है? अब ये माइंड मैप है और अभी बेटा जब मैं ये माइंड मैप दे रही हूँ तो वो बच्चे जो नीट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपने जितने भी यकीन हिंदी के पैचेस चल रहे हैं उसमें अभी तक ये चैप्टर हुआ नहीं है, ठीक है? 1.2 में बस अगला चैप्टर यही शुरू होने वाला है। तो हो सकता है अगर आप लोग ये चैप्टर शुरू होने से पहले या चैप्टर बैचेस में ख़त्म होने से पहले या पहली बार ये चैप्टर देख रहे हैं तो आपको बहुत चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है? लेकिन अगर आप ईयर लॉन्ग बैचेस आपने जहाँ के भी जो भी ज्वाइन किए हुए हैं वहाँ पर अगर ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, उसके बाद अगर आप बेटा ये माइंड मैप देखते हैं तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आएगा, पूरी एनसीईआरटी आपकी रिवाइज हो जाएगी। और यही तो माइंड मैप का मतलब है ना। माइंड मैप का मकसद क्या है अपना? यही तो मकसद है कि पूरा का पूरा चैप्टर आपका यूँ रिवाइज हो जाए, ठीक है? चलिए तो शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे परिचय, होती क्या है जैव प्रौद्योगिकी। फिर एक बहुत छोटा सा टॉपिक, जैव प्रौद्योगिकी कितने प्रकार की होती है। फिर हम थोड़ा सी इसके इतिहास, हिस्ट्री पर नज़र डालेंगे। फिर हम बात करेंगे जैव प्रौद्योगिकी किन सिद्धांतों पर काम करती है। फिर इस जैव प्रौद्योगिकी की पूरी जो भी अपने प्रोसेस होते हैं उसमें क्या क्या उपकरण, टूल्स का इस्तेमाल होता है। और लास्ट पॉइंट बेटा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योगज डीएनए तकनीक की या तकनीक प्रक्रिया। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है? पुनर्योगज डीएनए तकनीक की प्रक्रिया को हम समझेंगे। शुरू करते हैं सबसे पहले परिचय भाग से। होता क्या है जैव प्रौद्योगिकी? तो बेटा देखो, बहुत सिंपल सा अगर हम समझें, जीव के साथ अगर हम कोई टेक्नोलॉजी कर देते हैं, ठीक है? जीवन की सबसे छोटी इकाई है आपकी कोशिका। तो कोशिका का कोई भी कोशिकांग या उसमें पाया जाने वाला कोई भी एंजाइम, ठीक है? जीव की जो इकाई है कोशिका या कुछ भी, ठीक है? किसी भी जैविक इकाई, कोशिका या उसके किसी कोशिकांग या उसके किसी एंजाइम, उसमें अगर हम कोई भी टेक्नोलॉजी लगा देते हैं, उसी को बेटा हम बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। हमने लिविंग के साथ टेक्नोलॉजी को ऐड कर दिया, दिस इज बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है? EFB, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपीय जैव प्रौद्योगिकी संघ, जैव प्रौद्योगिकी को कुछ इस तरीके से परिभाषित करती है कि नए उत्पादों और सेवाओं के लिए आप जीव के साथ टेक्निक लगा क्यों रहे हैं? ताकि हमें उनसे नए तरीके के प्रोडक्ट्स मिल सकें, हमें उनसे ऐसे प्रोडक्ट्स मिल सकें जो हमेशा जीव की सेवा के लिए हो। किसी भी ऐसे प्रोडक्ट का हम उत्पादन ना करें, निर्माण ना करें जो किसी भी तरीके के जीव के लिए नुकसानदायक हो सकती है, ठीक है? अब मैडम का नुकसानदायक, तो इस सबका एक जीता जागता उदाहरण जो हम सबकी आंखों के सामने, वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जैसा कि सुना है लैब में बनाया गया एक वायरस है, ठीक है? लैब में बनाया गया वायरस है, मतलब कहीं ना कहीं वो बायोटेक्नोलॉजी है,
ठीक है, किसी जीव के साथ उसके आनुवांशिक पदार्थ डीएनए आरएनए जो भी होता है, ठीक है, ज्यादातर में डीएनए होता है, ठीक है। तो एक जीव के आनुवांशिक पदार्थ के साथ इस तरीके से छेड़खानी की गई कि एक ऐसा वायरस तैयार हुआ जो इंसानों के लिए, इंसान तो सबसे बुद्धिजीवी प्राणी माने जाते हैं, उनके लिए कितना घातक साबित हुआ। तो ये जैव प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग है। कोरोना वायरस का अगर लैब में निर्माण हुआ है तो ये बायोटेक्नोलॉजी का मिसयूज है, ठीक है। ईएफबी ये बोलती है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जैव प्रौद्योगिकी की जो परिभाषा देती है वो ये देती है कि आप किसी भी तरीके के जीव के साथ अगर तकनीक लगाते हैं, जीव के मतलब किसी कोशिका के साथ, उसके कोशिकांग के साथ, उसके या किसी भी पदार्थ के साथ या उसके किसी भी एंजाइम के साथ अगर आप तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो आप केवल इस तरीके से इस्तेमाल करें जो ऐसे उत्पादों का निर्माण करे जो हमेशा किसी भी जीव की सेवा के लिए बने हों, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, ठीक है ना। तो नए उत्पाद तथा सेवाओं के लिए प्राकृतिक विज्ञान मतलब नेचुरल साइंस, सेल आपका नेचुरल साइंस है, या जीव कोशिका और इसके अंगों, कोशिकांगों तथा उसके आणविक अनुरूप। तो कोशिकांग के आणविक अनुरूप क्या हो गए, कोशिका के अणु क्या है, जैव अणु क्या है आपके, प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स आपके प्रोटीन्स हैं, डीएनए आरएनए आपके न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ठीक है, आपके ये आनुवांशिक पदार्थ हैं, तो ये जैव अणु हैं, ठीक है। उनमें अनुरूपों का समायोजन, तो आप किसी भी कोशिकांग या उसके किसी भी अणु के साथ इस तरीके से तकनीक का समायोजन करें कि उनसे बनने वाले जो भी उत्पाद है वो हमेशा आपकी या इंसान की या किसी भी जीव की सेवा के लिए हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैव प्रौद्योगिकी कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। एक है पुरानी या पारंपरिक जैव प्रौद्योगिकी, दूसरी है नई या आधुनिक मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। इन दोनों में क्या अंतर है बेटा, देखो जो पुरानी जैव प्रौद्योगिकी है इसमें हमने किसी भी जीव की प्राकृतिक जो क्षमता है उसको केवल पहचाना है और उसका इस्तेमाल किया है, हमने उसमें कोई छेड़खानी नहीं की है। जैसे हमें ये पता है कि लैक्टोबैसिलस एक ऐसा जीवाणु है जो कि दूध से दही बनाने के लिए सक्षम है, ठीक है। और ये आपने बॉटनी के चैप्टर में पढ़ा है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, कि जो लैक्टोबैसिलस है ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, लैब बोलते हैं हम इसको, ठीक है, लैक्टिक अम्ल बनाता है, जिसके चलते बेटा आपके दूध के अंदर पाए जाने वाला जो प्रोटीन है उसका आंशिक पाचन होता है और वो जम जाता है, इसके चलते दूध से दही बन जाता है। और दूध से दही जमाना अच्छी चीज़ है भाई, दही की गुणवत्ता दूध की तुलना में कहीं ज़्यादा है। दही के अंदर देखा जाए तो विटामिन B12 की मात्रा बढ़ जाती है, दूध में जो नहीं है, ठीक है ना। तो हमने केवल लैक्टोबैसिलस जीवाणु की प्राकृतिक क्षमता को पहचाना, ये ऐसा जीवाणु है जो लैक्टिक अम्ल बनाता है, जिसके चलते हम दूध को दही में परिवर्तित कर सकते हैं, जो कि हमारे लिए यूजफुल है, बढ़िया चीज़ है। इसी तरीके से बेटा देखो, गाँव में या जो लोग पशुपालन करते हैं वो लोग अच्छी ब्रीड ऑफ गाय की जो अच्छी नस्ल है उसको एक अच्छे सांड के साथ मेटिंग करवाते हैं, ठीक है, जिसके चलते अच्छा क्यों ढूंढते हैं वो, ताकि उनसे बनने वाली जो औलादें हों वो भी अच्छी किस्म की हो, जो ज़्यादा दूध दे सके, ठीक है, जिसका बिल्ट अच्छा हो, जो बीमार वगैरह जल्दी ना हो, है ना। तो ये क्या है, ये पारंपरिक जैव प्रौद्योगिकी है, ये आज से नहीं हो रही है, ये सदियों से होती आ रही है। लोग गाय भैंस बकरी भेड़ जो भी बनाते हैं ब्रीडिंग करवाते हैं ना, तो अच्छी अच्छी नस्लों के बीच में ब्रीडिंग कराते हैं ताकि अच्छे उत्पाद बने। तो ये आपकी पुरानी जैव प्रौद्योगिकी है, यहाँ पर हमने कुछ भी आर्टिफिशियली नहीं किया है, हमने केवल किसी भी जीव की प्राकृतिक क्षमता को पहचाना और हमने उसके हिसाब से नया जीव बनाने की कोशिश की, या हमने उसकी प्राकृतिक क्षमता का इस्तेमाल करके उत्पाद बनाने की कोशिश की। दिस इज पुरानी या पारंपरिक जैव प्रौद्योगिकी। लेकिन पुरानी या पारंपरिक जैव प्रौद्योगिकी का जो साइड इफेक्ट है वो साइड इफेक्ट ये है बेटा कि यहाँ पर जो आप चाहते हो केवल वही हो ये जरूरी नहीं है। जैसे एक किसान है जिसके खेत में 2 तरीके के अमरूद के पेड़ हैं, बहुत सारे अमरूद के पेड़ हैं लेकिन 2 तरीके के अमरूद आते हैं। एक पे बहुत बड़ा अमरूद आता है लेकिन स्वाद नहीं है, दूसरे पे अमरूद छोटे हैं लेकिन मीठा बहुत है। अच्छा, किसान ये चाहता है कि इनका इस तरीके से पॉलिनेशन करवाया जाए कि जो आने वाले अमरूद हैं आने वाली पीढ़ी के, वो साइज में भी बड़े हों और स्वाद में भी मीठे हों। तो किसान ने कोशिश की पॉलिनेशन कराने की अपने हिसाब से और उसको सफलता भी मिली, लेकिन 100% सफलता नहीं मिली उसको हो सकता है 70% उसके बागान में ऐसे अमरूद हो गए जो पहले 50-50% थे, 50% बड़े और फीके, 50% छोटे और मीठे। तो उसको जब उसने आर्टिफिशियली मतलब कोशिश की उनकी प्राकृतिक क्षमता को पहचान के उनके बीच में पॉलिनेशन कराने की, तो उसको 70% ऐसे अमरूद मिले जो बड़े भी हो गए और मीठे भी हो गए, जो कि किसान चाहता था।
लेकिन 30% ऐसे अमरूद हो गए जो 30 में से कुछ ऐसे हैं जो बड़े हैं फीके हैं, कुछ ऐसे हैं जो छोटे हैं मीठे हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो छोटे भी रह गए और फीके भी रह गए। अब ये वो लक्षण थे जो किसान बिल्कुल नहीं चाहता था, है ना। तो पारंपरिक या पुरानी जैव प्रौद्योगिकी में हमेशा वो ही रिजल्ट मिले जो आपने सोचा है, ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर आपके वांछित के साथ साथ कुछ अवांछित जीन भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं, आने वाली पीढ़ियों में दिख सकते हैं। लेकिन जो नई जैव प्रौद्योगिकी है, जो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी है, उसमें बेटा जीन क्लोनिंग, ठीक है, पुनर्योगज डीएनए, इस तरीके की तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। यहां पर केवल वो ही लक्षण देखने को मिलेगा जो आप चाहते हैं, समझे या नहीं। यहां पर हमने इसकी प्राकृतिक क्षमता को नहीं पहचाना, हमने प्राकृतिक देख लिया कि इसका क्या, हमने उस जीन को पहचाना जो किसी भी एक लक्षण के लिए जरूरी था। जैसे हमें इंसुलिन बनाना है, ठीक है, इंसुलिन एक प्रोटीन है, प्रोटीन बनाने वाले हमेशा जीन होते हैं, तो हमने उस जीन को पहचाना जो इंसुलिन प्रोटीन बनाने के लिए जिम्मेदार है, उस जीन को हमने निकाला, केवल उसी जीन को हमने निकाला जो इंसुलिन बनाने के लिए जिम्मेदार है, और हमने लैब में उससे, अब अगर मैंने केवल वो ही जीन निकाला जो इंसुलिन बनाता, तो डेफिनेटली मुझे अब वहाँ पे ग्लूकेगॉन थोड़ा ना मिल जाएगा। मैं अगर इंसुलिन बनाने वाला जीन निकालूँ तो मुझे इंसुलिन ही मिलेगा, समझे या नहीं। तो ये है नई जैव प्रौद्योगिकी। तो नई जैव प्रौद्योगिकी में बेटा हम जीन क्लोनिंग, मतलब एक जीन ले लिया, उसकी बहुत सारी, क्लोन करना मतलब उसकी बहुत सारी प्रतिकृतियां बना ली, ठीक है। यहाँ पर हमने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, आनुवांशिक पुनर्योजन या पुनर्योगज, इन सब का इस्तेमाल किया, ठीक है। जीन क्लोनिंग, जीन ट्रांसफर, जीन की प्रतिकृतियां बनाना, जीन को स्थानांतरित करना, ठीक है। यहाँ पर जीन ट्रांसफर, जीन को स्थानांतरित करना, और जीन का रिकॉम्बिनेशन, दो अलग अलग जीन को आपस में मिला देना, ये सब है बेटा नई जैव प्रौद्योगिकी। पुरानी जैव प्रौद्योगिकी में हमने केवल क्या किया, केवल किसी जीव की प्राकृतिक क्षमता, उसकी नेचुरल कैपेबिलिटी को पहचाना, को पहचान कर उससे उसी रूप में नए उत्पाद बनवाना, ठीक है। यहाँ पर हमने किसी भी तरीके का उसमें जोड़ तोड़ नहीं किया है, ठीक है। ये हो गई आपकी नई और पुरानी। अब हम बात कर लें इतिहास की। तो इतिहास पर जब हम बात करते हैं बेटा, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए पुनर्योगज डीएनए क्या होता है, ठीक है। पुनर्योगज डीएनए को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए बोलते हैं। अच्छा, इसको हम काइमेरिक डीएनए भी बोल देते हैं, ठीक है, इसको हम काइमेरिक डीएनए भी बोल देते हैं। ये सब एक ही है, पुनर्योगज डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए, काइमेरिक डीएनए, ये सब कुछ एक है, ठीक है। पुनर्योगज डीएनए सबसे पहले किसने बनाया था, तो 1972 में स्टैनली कोहेन, हर्बर्ट बॉयर, ये दो वो अंकल थे जिनकी वजह से आज तुम ये सब कर रहे हो, ठीक है। ये ना ये सब करते ना तुम्हें ये सब पढ़ना पड़ता। तो 1972 में स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने क्या किया, इन्होंने एक जीन को पहचाना जो प्रतिजैव प्रतिरोधी था। अच्छा, प्रतिजैव प्रतिरोधी, प्रतिजैव मतलब एंटीबायोटिक। अगर आप कोई एंटीबायोटिक खाओगे तो आपके अंदर जो जीवाणु हैं, जो बैक्टीरियाज हैं जो आपको बीमारी कर रहे हैं, वो मर जाएंगे एंटीबायोटिक से, ठीक है। एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं, ये ऐसे केमिकल्स हैं जो हम माइक्रोब्स से निकालते हैं, माइक्रोब्स को मारने के लिए, जहर को मारते हैं, ठीक है ना। तो हमने हमारे शरीर में अगर जीवाणु है, कोई बीमारी है, तो हमने ऐसे एंटीबायोटिक्स खाए जिन्होंने उन जीवाणुओं को मार दिया, ठीक है। लेकिन अगर उन जीवाणु के अंदर कोई ऐसा जीन है जो उस एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट है, अच्छा तुम आयो, तुम्हारे तो हम हथियार जानते हैं, हमारे पास तुम्हारे हथियार के विरुद्ध में ऑलरेडी हथियार, हम तुमसे नहीं मरेंगे। क्यों? क्योंकि उस जीवाणु के पास ऐसे जीन थे जो उस एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोधी थे, रेजिस्टेंट थे, वो उस एंटीबायोटिक से नहीं मरेंगे, ठीक है। तो हमने एक ऐसा जीन निकाला जीवाणु में से जो प्रतिजैव प्रतिरोधी था, ठीक है। उस जीन को बेटा निकाल करके हमने एक दूसरे बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड के साथ जोड़ा। इससे जोड़ने के लिए हमने सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल किया। कितने भारी भारी शब्द आ रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ, ठीक है। अभी नहीं समझ आएगा अगर किसी ने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, मैं फिर बोल रही हूँ।
अगर आपने ये चैप्टर ईयर लॉन्ग क्लास में अपने अपने बैचेस में पढ़ा है, आप जिस भी बैचेस से हो, जहां से भी हो, उसके बाद अगर आप ये माइंड मैप देखते हैं तो ही आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, समान प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस से प्रतिजैव प्रतिरोधी जीन और प्लाज्मिड को काटा ताकि हमें समान चिपचिपे सिरे मिले, और हमने इन दोनों को डीएनए लाइगेज की मदद से जोड़ दिया। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस की मदद से इन्हें काटा और डीएनए लाइगेज की मदद से हमने इन्हें जोड़ दिया। जोड़ने के बाद बेटा हमें जो जीन मिलता है या जो डीएनए मिलता है उसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये प्लाज्मिड है और ये प्रतिजैव, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। ठीक है, जिसमें प्रतिजैव प्रतिरोधी जीन आपका वांछित जीन है, ये वो जीन है जो तुम्हें चाहिए। ठीक है, ये डिजायर्ड जीन है, ये वो जीन है जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, इसको हम बोलते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के हमने बनाया पुनर्योगज डीएनए और इसको हमने डाल दिया एक जीवाणु में जिसका नाम है ई कोलाई, एस्चेरिशिया कोलाई। ठीक है, इसमें हमने डाल दिया। ये बेटा होता है पुनर्योगज डीएनए तकनीक, जिसमें हमने एक पुनर्योगज डीएनए बनाया। कैसे बनाया? अच्छा, नाम ही है ना रिकॉम्बिनेंट, मतलब हमने दो चीजों को आपस में जोड़ा है। किसको जोड़ा? एक ऐसा जीन जो मेरे मन का है, ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, मेरा वांछित जीन है। ठीक है, मेरी इच्छा अनुसार आया है, इसको मैंने एक प्लाज्मिड के साथ जोड़ करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया पुनर्योगज, और उसको मैंने ई कोलाई के अंदर एक जीवाणु के अंदर ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब ये जितनी भी बेटा यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए के लिए क्या क्या जरूरी होता है, तीन चीजें बेटा यहाँ पर, तीन चरण में रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। सबसे पहला बेटा आपको वो डीएनए पता होना चाहिए जिसके अंदर आपका वांछित जीन है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मुझे इंसुलिन बनाना है, इंसुलिन हार्मोन है जो कि प्रोटीन प्रकृति का होता है, और इतना आप बॉटनी में पढ़ चुके हैं जेनेटिक्स में कि कोई भी प्रोटीन बनाने के लिए एक डीएनए का जीन जिम्मेदार होता है। ठीक है, जीन जो डीएनए है वो आरएनए बनाएगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। सेंट्रल डोग्मा थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी होगी। ठीक है, तो अगर मुझे इंसुलिन प्रोटीन बनाना है तो इंसुलिन बनाने वाला जीन चाहिए। अच्छा, जीन अकेला तो प्रेजेंट नहीं होगा ना बॉडी में, किसी भी कोशिका में। वो डीएनए जो आनुवांशिक पदार्थ है किसी भी कोशिका के अंदर, उस डीएनए में एक ऐसा जीन होगा जो उस प्रोटीन को बनाने के लिए जिम्मेदार होगा। तो सबसे पहले तो मुझे इंसुलिन बनाने वाली जो इंसुलिन प्रोटीन बनाने वाला जो जीन है, वो जीन किस डीएनए में है, मुझे वो डीएनए निकालना पड़ेगा। ठीक है, उस डीएनए, यही लिखा है ना, वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान। आपको पहले वो पहचानना है कि वो डीएनए कौन सा है जिसके अंदर वो जीन है जो मुझे चाहिए। ठीक है, उसके बाद बेटा हमें क्या करना है, जो भी आपका डीएनए आपको मिल गया, उसके अंदर जो आपका वांछित जीन है वो आपको मिल गया, उसको बेटा आपको एक ऐसी कोशिका में स्थानांतरित कराना है जिसके अंदर आप प्रोडक्ट बनवाना चाहते हो। जैसे यहाँ पर मैंने इसको ई कोलाई के अंदर स्थानांतरित किया। कहाँ स्थानांतरित किया? ई कोलाई। तो ई कोलाई एक परपोषी हो गया, हमने हेल्थ एंड डिजीज में भी पढ़ा था। ठीक है, हमने उसको परपोषी के अंदर स्थानांतरित कर दिया, और स्थानांतरित करने के बाद मुझे ये देखना है, केवल स्थानांतरण पे काम खत्म नहीं होता है, मुझे स्थानांतरण करने के बाद ये देखना है कि वो उस कोशिका, परपोषी कोशिका के अंदर अपनी कॉपीज तो बना रहा है, अपनी जैसे क्लोन्स तो बना रहा है, अपनी प्रतिकृति तो बना रहा है, और ना केवल प्रतिकृति बना रहा है, जब ये कोशिका विभाजित होकर के दो कोशिका बना रही है तो मेरा वाला जीन दोनों डॉटर सेल्स में जाना चाहिए। समझे या नहीं? तो ही मेरी ये पूरी प्रक्रिया होगी। ठीक है ना, केवल स्थानांतरण करने पे प्रक्रिया नहीं रुक जाएगी, स्थानांतरण करने के बाद परपोषी कोशिका के अंदर वो अपना गुणन भी करनी चाहिए, अपनी प्रतिकृति भी बनानी चाहिए, और प्रतिकृति बनाने के साथ साथ जब उसकी डॉटर सेल्स बनेंगी, जब उसकी उससे नई कोशिकाएं बनेंगी, तो हर एक कोशिका के अंदर वो जीन जाना भी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर भी यही दिखाया है बेटा कि बाहरी डीएनए जिससे मैं वो जीन निकालने वाली हूँ, और जो मेरा प्लाज्मिड है, इन दोनों जिससे मैं उसको जोड़ने वाली हूँ अपने जीन को, इन दोनों को बेटा मैं समान प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस से काटूंगी ताकि मुझे समान चिपचिपे सिरे मिले, और फिर इन दोनों को जोड़ने के लिए मैं डीएनए लाइगेज, लाइगेज मतलब लाइगेट करना मतलब जोड़ना, मैं डीएनए लाइगेज नाम का एक एंजाइम यूज करूंगी। पुनर्योगज डीएनए बनने के बाद मैं इसको स्थानांतरित करूंगी, और स्थानांतरित करने के बाद मैं ये देखूंगी कि ये अंदर गुणन कर रहा है और हर एक डॉटर सेल के अंदर विभाजन के बाद जा रहा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर दो बहुत भारी शब्द बोले, एक बोला मैंने प्लाज्मिड, एक बोला मैंने प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। प्लाज्मिड और प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, ये दोनों की अगर खोज नहीं होती तो शायद स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बॉयर ने जो किया वो नहीं कर पाते। तो वास्तव में जैव प्रौद्योगिकी की जो जड़ है, बायोटेक्नोलॉजी, आज जो हम पढ़ पा रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से आज जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं, उन सबके पीछे जो दो मूल कारण है बेटा, वो इनकी खोज है।
जब बहुत सारे साइंटिस्ट जीवाणु अनुसंधान कर रहे थे, मतलब बैक्टीरियाज पर रिसर्च कर रहे थे, उस टाइम पर उन्हें ये दो चीजें मिली। एक मिला प्लाज्मिड, दूसरा मिला उन्हें प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। क्या होते हैं ये? तो प्लाज्मिड बेटा जीवाणु के अंदर उपस्थित डबल स्टैंडर्ड मतलब द्विरज्जु की सर्कुलर डीएनए होता है। सर्कुलर मतलब गोल, ठीक है। जैसे ये कोई जीवाणु है, ठीक है, ये कोई जीवाणु है जिसके पास अपना ये तो हो गया मेन डीएनए जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। तो जो प्लाज्मिड होता है बेटा ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है, मतलब ये मुख्य गुणसूत्रीय डीएनए नहीं है, ये अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए है। ये अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए है। गुणसूत्रीय के अलावा इनके पास एक और डीएनए होता है जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, अतिरिक्त गुणसूत्रीय, जो डबल स्ट्रैंडेड होता है, द्विरज्जुकी होता है, ये सर्कुलर होता है, ठीक है। इसके साथ साथ बेटा इसके पास ये क्षमता होती है कि ये अपनी प्रतिकृति खुद से बना सकता है। ये अपनी, अच्छा, मेन डीएनए अपनी कॉपी कब बनाता है? जब उसको डिवाइड होना होता है डॉटर सेल में, तो ये अपने डीएनए की कॉपी बनाता है, दोनों डॉटर सेल्स में भेजता है। लेकिन जो प्लाज्मिड है बेटा ये अपनी प्रतिकृति खुद बना सकता है। इसको क्रोमोसोमल डीएनए से पूछने की जरूरत नहीं है ना, ये क्रोमोसोमल डीएनए पर निर्भर करता है कि अच्छा तुम गुणन करोगे, मतलब तुम अपनी कॉपी बनाओगे तभी मैं कॉपी बनाऊंगा ना। ये प्लाज्मिड अपनी कॉपी बनाने के लिए सक्षम है, ठीक है ना। और ये प्लाज्मिड हर एक डॉटर सेल में भी जाते हैं। अगर ये कोशिका विभाजित होकर दो कोशिका बनाएगी तो प्लाज्मिड भी दोनों कोशिकाओं में जाएंगे, समझे या नहीं। तो ये द्विरज्जुकी होते हैं, सर्कुलर डीएनए होते हैं, अतिरिक्त गुणसूत्रीय होते हैं और अपनी प्रतिकृति खुद बना सकते हैं, ठीक है। अपनी प्रतिकृति बनाने के लिए गुणसूत्रीय डीएनए पर निर्भर नहीं करते हैं। साथ ही साथ बेटा ये डॉटर सेल्स में भी जाते हैं। डॉटर सेल्स में भी ये वंशानुगत होते हैं, इनहेरिट होते हैं। वंशानुगति होती है इनकी, डॉटर सेल्स में भी ये इनहेरिट होते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया बेटा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। क्या होता है मैडम? तो ऐसा देखा गया, अच्छा इसको हम आणविक कैंची बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सिजर बोलते हैं, आणविक कैंची बोलते हैं इसको हम, मॉलिक्यूलर सिजर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो एंजाइम है जिसको हम डीएनए काटने के लिए, कैंची का काम क्या होता है? काटना, तो इस एंजाइम को हम डीएनए को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसलिए ये आणविक कैंची अणु को काट रही है, ठीक है। अब इसका नाम है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। एंडो मतलब, एंडो का मतलब होता है अंदर, ठीक है। न्यूक्लियस मतलब जो न्यूक्लिक अम्ल, मतलब कि डीएनए या आरएनए को काटेगा, ठीक है। और प्रतिबंधन मतलब एक प्रतिबंधित या एक विशिष्ट स्थल पर, ऐसा नहीं है डीएनए को कहीं से भी काट देगा। ये डीएनए को, जैसे सपोज ये आपका डीएनए है, ठीक है, तो ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को, एंडो मतलब अंदर काटेगा, कहीं यहाँ कहीं काटेगा, ठीक है। और एक विशिष्ट स्थल पर काटेगा, ऐसा नहीं कि कहीं पर भी काट देना, इसको फिक्स है कि यहीं काटता हूं मैं, यहीं काटूंगा, समझे या नहीं। अगर बेटा बैक्टीरियाज में रिसर्च के दौरान ये दो चीजें नहीं मिलती, प्लाज्मिड और प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, तो शायद स्टैनली कोहेन, हर्बर्ट बॉयर आरडीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, पुनर्योगज डीएनए नहीं बना पाते। और अगर वो नहीं बना पाते बेटा तो शायद आज हम बायोटेक जैसी चीज भी नहीं पढ़ रहे होते, ठीक है। चलो, अब प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का काम क्या होता है बेटा? तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस देखा जाए तो एक तरीके से ये जीवाणु का डिफेंस सिस्टम है। ये एक तरीके से देखा जाए तो बैक्टीरियाज के अंदर पाया जाने वाला जीवाणु का ये प्रतिरक्षा तंत्र है उसका, ठीक है। जीवाणु का ये इम्यून सिस्टम है, जैसे हमारा इम्यून सिस्टम है ना बीमारियों से लड़ने की क्षमता, तो इनका भी एक तरीके से इम्यून सिस्टम है। अच्छा, हमें तो कोई भी संक्रमित कर देता है, जीवाणु विषाणु, हमें तो कोई भी आकर के चला जाता है, ठीक है। लेकिन जीवाणुओं को संक्रमण करने की क्षमता होती है विषाणुओं के पास, ठीक है। और ऐसे विषाणु जीवाणु को संक्रमित कर सकते हैं, उनको हम बैक्टीरियोफेजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवाणु भोजी, बैक्टीरियोफेज, बॉटनी में आपने पढ़ा होगा। ऐसे विषाणुओं से बचने के लिए जीवाणु के पास जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसको हम रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं, आरएमएस बोलते हैं, प्रतिबंधन रूपांतरण तंत्र बोलते हैं। इसके अंदर बेटा इसके पास दो तरीके के एंजाइम्स आते हैं।
एक आता है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस जिसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, और दूसरा बेटा इसके पास आता है एक मेथिलीकरण कारक या मिथाइलेटिंग एजेंट। होता क्या है देखो, जब किसी भी बैक्टीरिया में कोई विषाणु अगर इसको संक्रमण करने पहुंचेगा, ठीक है, कोई विषाणु इस बैक्टीरिया को अगर संक्रमित करेगा तो वो क्या करेगा, वो इसके अंदर अपना आनुवांशिक पदार्थ भेजेगा, ठीक है, ये इसका खुद का डीएनए है, ठीक है। विषाणु ने अपना आनुवांशिक पदार्थ इसके अंदर भेजा, ठीक है। अब ये आनुवांशिक पदार्थ क्या करेगा, विषाणु जाकर के अगर जीवाणु को संक्रमित करना चाहता हो तो जीवाणु के आनुवांशिक पदार्थ पर कमांड कर लेगा, मतलब जीवाणु के आनुवांशिक पदार्थ के साथ मिल जाएगा और फिर वो करवाएगा जीवाणु से जो वो खुद चाहता है, ठीक है। फिर इसका जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, जो इसकी आणविक कैंची है बेटा, ये कैंची इसको हमने इसलिए बोला क्योंकि ये जाकर के जो विषाणु का डीएनए अंदर आया उसको कट 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 काट देगा, ठीक है। ये उसको जगह जगह से एक प्रतिबंधित स्थल पर जा करके काट देगा और विषाणु के डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर देगा। सपोज विषाणु का डीएनए अंदर आया एक लंबा सा, जिस पर 4 ऐसे स्थल थे जो इस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस के प्रतिबंधित स्थल थे, मतलब ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस उन्हीं स्थल पर काटता है और वो ऐसे इसके पास वायरस के डीएनए के पास 4 स्थल थे, तो ये जाकर के उसको 4 जगह से काटेगा तो इसके 5 टुकड़े हो जाएंगे, हाँ या नहीं, तो टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब क्या आकर के इसके डीएनए को ये अफेक्ट कर पाएगा, संक्रमित कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो एक तो प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस ने क्या किया, वायरस के डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर दिए, अपने प्रतिबंधन स्थल को ढूंढा और काट दिया। दूसरा बेटा, जब ये काटने पर आएगा तो ये भूल जाएगा कौन अपना है कौन पराया, ये इतना पागल हो जाता है काटो काटो काटो, तो कहीं ये अपने डीएनए को ना काट दे, इसलिए बेटा जहां जहां अपने डीएनए के पास इसके प्रतिबंधन स्थल होंगे वहां पर ये मिथाइलेटिंग एजेंट क्या करेगा, एक मिथाइल समूह लगा देगा। क्या लगा देगा, मिथाइल समूह लगा देगा, जिसके कारण ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस अपने डीएनए में उन समूहों को, उन प्रतिबंधन वाले स्थल को नहीं पहचान पाएगा। नहीं पहचान पाएगा तो मिथाइलीकरण एजेंट ने क्या किया, अपने डीएनए को बचा लिया और इस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस ने वायरस के डीएनए को काट दिया। तो वायरस का डीएनए आकर के बैक्टीरिया के डीएनए को साथ नहीं मिल पाएगा तो बैक्टीरिया को संक्रमण नहीं कर पाएगा, उसको बीमार नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसकी खोज बेटा जब हुई प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस की, तब जाकर के बेटा हमने इसका बायोटेक में इस्तेमाल किया, मतलब हमने इसका इस्तेमाल किया और उसी की वजह से आज बायोटेक है, ठीक है। तो ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस बहुत काम की चीज़ है। आज की डेट में कई सारे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस जाने जाते हैं। आगे हम इस पर बात करें, ये हो गया इतिहास। अब हम बात करें सिद्धांत की, तो जैव प्रौद्योगिकी केवल 2 सिद्धांतों पर काम करती है। पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, दूसरा केमिकल इंजीनियरिंग जिसको हम रासायनिकी अभियांत्रिकी बोलते हैं। अच्छा, आनुवांशिक अभियांत्रिकी मतलब तुम डीएनए आनुवांशिक पदार्थ को छेड़खानो, मतलब उसकी छेड़खानी करो, ठीक है, उसको काटो, उसको जोड़ो, कुछ तो करो उसके साथ, ठीक है। क्योंकि हम जैव प्रौद्योगिकी कर रहे हैं ना, तो जैव प्रौद्योगिकी में अगर हमें कोई भी नया प्रोटीन बनाना है तो प्रोटीन के लिए हमें उसका डीएनए ही छेड़ना पड़ेगा ना, जीन, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, डीएनए बदलोगे तो प्रोटीन खुद बदल जाएगा, हाँ या नहीं, ठीक है। तो डीएनए बदलोगे तो आप उस किसी भी कोशिका की एक तरह से फिजियोलॉजी, कार्यकी बदल सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला जैव प्रौद्योगिकी में आपको किसी भी कोशिका के आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव करना है अपने हिसाब से। दूसरा, आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव करने के बाद हमें उस डीएनए से प्रोटीन चाहिए, ठीक है। केवल आपको आपका वांछित उत्पाद मिले। मैंने क्या बोला, पुरानी जैव प्रौद्योगिकी का साइड इफेक्ट था कि उसमें आपको वांछित के साथ कुछ अवांछित लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन नई जैव प्रौद्योगिकी का यही तो लाभ है, उसमें केवल वांछित आपको लक्षण देखने को मिलेंगे, केवल वांछित उत्पाद मिलेंगे, ठीक है। लेकिन केवल वांछित उत्पाद मिलेंगे कब, जब आप ये रासायनिक अभियांत्रिकी बना करके रखेंगे। डीएनए में बदलाव के बाद आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जब वो डीएनए प्रोटीन का निर्माण कर रहा है उस समय कोई बाहरी आरएनए, कोई बाहरी डीएनए, कोई दूसरा प्रोटीन उस पूरे प्रोसेस में ना आ जाए, क्योंकि अगर कोई बाहरी डीएनए आरएनए आ गया तो वो तो बेटा अपने हिसाब से प्रोटीन बनवाएगा, तुम्हारे तो केवल वांछित लक्षण तो तुम्हें या वांछित उत्पाद तो नहीं मिल पाएगा। अगर कोई बाहरी डीएनए आ गया, बाहरी जीन आ गया, तो वो नया प्रोटीन बना सकता है ना, जो अवांछित है आपके लिए, ठीक है। तो जैव प्रौद्योगिकी 2 सिद्धांतों पर निर्भर करती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग,
केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक, पहले जीन्स के साथ अपने हिसाब से छेड़खानी करो और फिर उससे बनने वाले उत्पाद का इंतजार करो, बशर्ते उस पूरी प्रक्रिया के दौरान कोई भी बाहरी जीन वहां पर संक्रमण ना कर दे, किसी भी तरीके का बाहरी रसायन उस पूरी प्रक्रिया के दौरान बीच में ना आए। तो आपको एक ऐसा बोलते हैं क्या, कंटामिनेटेड तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ऐसा नॉन कंटामिनेटेड आपको वहां पर वातावरण बनाना है जिसमें कोई भी बाहरी संदूषण, मतलब किसी भी तरीके का संदूषण ना हो सके, किसी भी तरीके का बाहरी जीन, आरएनए, मतलब डीएनए, आरएनए या प्रोटीन वहां पे ऐड ना हो सके, ताकि केवल आपको आपका वांछित प्रोटीन ही मिले। ठीक है, ये हो गई बेटा इसके प्रिंसिपल्स। अब जैव प्रौद्योगिकी में हम 3 तरीके के हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। जैव प्रौद्योगिकी करने के लिए सबसे पहले तो आपको बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए होते हैं, फिर आपको एक संवाहक चाहिए होता है। संवाहक हमने पढ़ा था हेल्थ एंड डिजीज में, ऐसा कोई भी जीव जो किसी रोगजनक को किसी परपोषी के अंदर लेकर जाता है, ठीक है, होस्ट के अंदर लेकर जाता है। जैसे मच्छर संवाहक है जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ को हम परपोषी है हमारे अंदर लेकर आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से बेटा यहाँ पर जो संवाहक होते हैं वो हम किसी डीएनए की मदद से ही लेकर जाएंगे ना, किसी आरएनए की, किसी आनुवांशिक पदार्थ की मदद से ही लेकर के जाएंगे ना किसी वांछित जीन को परपोषी तक। तो वो आपका जो डीएनए या आरएनए है, जो आनुवांशिक पदार्थ है जो आपके वांछित जीन को परपोषी तक लेकर जाएगा, उसको हम संवाहक बोलते हैं। और परपोषी जिसके अंदर हम भेजेंगे, अब ये परपोषी आपका जीवाणु हो सकता है, हम जीवाणु के अंदर अपने वांछित जीन को भेज सकते हैं, हम किसी पादप कोशिका के अंदर वांछित जीन को भेज सकते हैं, ठीक है, हम किसी कवक कोशिका के अंदर भेज सकते हैं, कवक कोशिका मतलब किसी फंगल सेल के अंदर अपना वांछित जीन भेज सकते हैं, या बेटा हम किसी जंतु कोशिका के अंदर भी अपना वांछित जीन भेज सकते हैं। ठीक है, तो परपोषी आपके कुछ भी हो सकते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स चाहिए हमें बेटा, तो यहाँ पर हमें 7 कैटेगरीज ऑफ एंजाइम्स रखते हैं। सबसे पहले लगते हैं आपके लाइसिंग एंजाइम। लाइसिंग एंजाइम का काम होता है किसी भी कोशिका से डीएनए निकालने में आपको हेल्प करना। ये लाइसिस करते हैं, तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला था, डीएनए में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए में सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको आपका वो डीएनए निकालना है जिसके अंदर आपका वांछित जीन है। तो वो डीएनए निकालोगे कहाँ से, डीएनए तो किसी भी केंद्रक के अंदर होगा ना, जीवाणु है तो उसकी कोशिका द्रव्य में पड़ा होगा ना, तो उस डीएनए को निकालने के लिए आपको उसकी कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, आपको केंद्रक झिल्ली सबको तोड़ करके जाना पड़ेगा ना, तब तो आपको वो डीएनए मिलेगा। तो वो उन सबको तोड़ने के लिए, लाइसिस करने के लिए हमें लाइसिंग एंजाइम की जरूरत पड़ती है। फिर हमें चाहिए न्यूक्लियस, डीएनए को काटना है, वहां से हमें केवल अपना वो जीन निकालना है। फिर हमें लगता है एक एल्कलाइन फॉस्फेटेज। एल्कलाइन फॉस्फेटेज क्या करता है बेटा, ये 5' सिरे से, डीएनए के 5' सिरे से फॉस्फेट समूह को हटाता है। ठीक है, ताकि वापस से ना जुड़ जाए वो। फॉस्फोराइलेज बेटा डीएनए के 5' सिरे पर फॉस्फेट समूह को जोड़ता है। ठीक है, फॉस्फेट समूह को जोड़ता है। ठीक है, फिर आपका लाइगेज, ये 2 डीएनए खंडों को जोड़ता है। ठीक है, लाइगेज मतलब बांधना, खंडों को आपस में जोड़ता है, चिपकाता है। इसको बेटा हम आणविक गोंद भी बोलते हैं, चिपकाना। जैसे आणविक कैंची, काटने का काम कौन कर रहा है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, चिपकाने का काम कौन कर रहा है, आपका लाइगेज, तो इसको हम आणविक गोंद भी बोलते हैं। पॉलीमरेज है बेटा, तो ये कॉपीज बनवाएगा। ठीक है, डीएनए की कॉपीज मतलब उसकी प्रतिकृति बनवाएगा, एक की मतलब एक जैसी बहुत सारी प्रतिकृति बनवाएगा। ठीक है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, आरएनए से डीएनए बनाने में मदद करता है। ठीक है, ये तो हो गया आपके। इन दोनों को हमें डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले अगर हम बात करें लाइसिंग एंजाइम्स क्या होते हैं बेटा, तो लाइसिंग एंजाइम्स, मैंने क्या बोला, किसी भी कोशिका के डीएनए तक आपको पहुंचाते हैं। अगर मुझे मेरा वांछित जीन जीवाणु डीएनए में मिल रहा है, तो मैं इस जीवाणु की भित्ति को काटूंगी जो कि किसकी बनी है, पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी है। ठीक है, इसको काटने के लिए बेटा मैं लाइसोजाइम का इस्तेमाल करूंगी। लाइसोजाइम क्या करेगा, पेप्टिडोग्लाइकेन की भित्ति को तोड़ देगा और मैं सीधा कोशिका द्रव्य तक पहुंच जाऊंगी, मुझे वहां से उसका डीएनए मिल जाएगा। ठीक है, अगर मुझे
कवक कोशिका से अपना डीएनए निकालना है, तो पहले इसकी काइटिन की बनी कोशिका भित्ति को तोड़ने के लिए मुझे काइटिनेज चाहिए। फिर इसकी कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली जो कि फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, उसको तोड़ने के लिए मुझे प्रोटीएज और लाइपेज चाहिए। लिपिड को लाइपेज तोड़ेगा, प्रोटीन को प्रोटीएज तोड़ेगा। हो गई दोनों आपके क्या, लाइसिंग एंजाइम। मुझे इसका डीएनए मिल गया। अगर पादप कोशिका से मुझे डीएनए निकालना है तो इसकी कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की, तो सेलुलेज इसका लाइसिंग एंजाइम हो गया, ठीक है। झिल्ली इसकी बनी होती है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की, लाइपेज और प्रोटीज से मैं उसको तोड़ दूंगी, मुझे डीएनए मिल जाएगा। अगर मुझे जंतु कोशिका से डीएनए निकालना है तो जंतु कोशिका में भित्ति नहीं होती, केवल कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, इन दोनों को तोड़ने के लिए जो कि फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी है, मैं लाइपेज और प्रोटीज का इस्तेमाल करूंगी, मुझे डीएनए मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर बेटा पेप्टिडोग्लाइकेन की भित्ति को तोड़ने के लिए मुझे लाइसोजाइम चाहिए होगा, लाइसोजाइम। ये सारे आपके लाइसिंग एंजाइम्स हो गए, ठीक है। अब मुझे डीएनए तो मिल गया, लेकिन अकेला डीएनए मिलेगा क्या? केंद्रक में डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन्स सब कुछ होता है, तो मुझे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सब मिल गया। मैंने सबको निकाल के टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद बेटा मैंने क्या किया, मैंने वहाँ पे प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज और आरएनए को तोड़ने के लिए राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम ऐड कर दिए। राइबोन्यूक्लियेज आरएनए को डाइजेस्ट कर देगा, प्रोटीएज प्रोटीन को कर देगा। अब डीएनए बचा है वहाँ पे, लेकिन डीएनए पूरा बिखरा पड़ा है, तो उसके लिए मैं एकदम ठंडी इथेनॉल को ऐड करूंगी। जैसे ही मैं ठंडी इथेनॉल डालूंगी पूरा डीएनए एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। और एक कांच की वो रॉड लेकर के मैं पूरे डीएनए को बाहर निकाल लूंगी, और इस प्रक्रिया को बेटा हम बोलते हैं स्पूलिंग। नीट में आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो गया लाइसिंग एंजाइम। अब हम बात करें बेटा आपकी न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस मतलब जो न्यूक्लिक अम्ल को काटेगा, न्यूक्लिक अम्ल मतलब जो आपके डीएनए को काटेगा उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये न्यूक्लिक अम्ल को काटेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। अब न्यूक्लियस आपके तीन तरीके के होते हैं, वैसे तो दो होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है बेटा, ये डीएनए को इसके एक्सो मतलब बाहर बाहर से काटेगा, उसको सिरे से काटेगा, 5' से या 3' एंड से काटेगा, तो ये एक्सो मतलब बाहर बाहर। एंडो का मतलब होता है कि ये डीएनए को कहीं बीच से काटेगा, एंडो अंदर से काटेगा। लेकिन प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का मतलब होता है कि ये डीएनए को बीच से तो काटेगा, लेकिन बीच में भी ये उसके एक फिक्स साइट से काटेगा, और उसके उस फिक्स साइट को बेटा हम पहचान अनुक्रम या रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं। और ये सारे के सारे पहचान अनुक्रम पैलिंड्रोम्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं पैलिंड्रोम। अब पैलिंड्रोम क्या होता है, एक उदाहरण बता दूं, इको R1 का पैलिंड्रोम है GAATTC, T डबल बॉन्ड से, और ये G और C ट्रिपल बॉन्ड से है ना, GAATTC। तो अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं 5' से 3' GAATTC, यहाँ से पढ़ते हैं 5' से 3' GAATTC, तो आप दोनों तरफ से अगर पढ़ेंगे तो आपको बशर्ते आपको जो क्रम है वो सही रखना है। 5' से 3' पढ़ रहे हैं तो दूसरे रज्जू में भी आपको 5' से 3' पढ़ना है, ठीक है ना। और ये हमेशा बेटा G और A के बीच से शुगर फॉस्फेट बंध को काटेगा, इसको शुगर फॉस्फेट बॉन्ड को काटेगा। याद करिए मैंने आपको बताया था बायोटेक में कि किसी भी न्यूक्लिक अम्ल की जो बैकबोन होती है वो कौन बनाता है, शुगर फॉस्फेट ना। तो ये शुगर फॉस्फेट बॉन्ड को काटते हैं और ये फिक्स साइट पर ही काटते हैं। तो जैसे इको R1 का रिकॉग्निशन साइट है या पैलिंड्रोम है, पहचान क्रम है GAATTC, और उसमें भी केवल G और A के बीच से ही दोनों जगह काटेंगे, तो आपको इस तरीके के सिरे मिलेंगे, ऐसे ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक है, चिपचिपे सिरे इनको मिलेंगे। अब इसको जहां बेटा मिलेगा, इसको AATTC, ये उससे जाके जुड़ जाएगा। इस वाले स्ट्रैंड को जहां CTTAA मिलेगा, ये उससे जाके जुड़ जाएगा। इनको हम बोलते हैं चिपचिपे सिरे, स्टिकी एंड्स, ठीक है ना। तो ये हो गए बेटा आपके पैलिंड्रोम। तो हर एक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का एक विशिष्ट पैलिंड्रोम होता है जो उसी पे जाके काटेगा। सबसे पहला प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस बेटा, अच्छा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस भी तीन तरीके के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। हम जो यूज करते हैं बायोटेक में वो होता है आपका टाइप 2। मैडम टाइप 1 और टाइप 3 क्यों नहीं यूज करते हैं, तो उसके कई सारे कारण हैं। जो टाइप 1 होता है और जो टाइप 3 होता है, एक तो पहले तो इनको काम करने के लिए बहुत तामझाम चाहिए, इनको मैग्नीशियम चाहिए, इनको ATP चाहिए, इनको SAM चाहिए, ठीक है, टाइप 1 को। टाइप 2 को मैग्नीशियम और ATP चाहिए, ठीक है। टाइप 3 को, टाइप 2 को केवल मैग्नीशियम चाहिए, ठीक है।
ये केवल मैग्नीशियम की प्रेजेंस में ही काम कर लेगा। दूसरी बात, एक तो सबसे पहले ये, दूसरी बात बेटा, जो टाइप 1 और टाइप 3 है ये एग्जैक्टली वहां नहीं काटते जो हमें चाहिए, ये उनसे दूर काटते हैं। टाइप 3 थोड़ा दूर काटता है, टाइप 1 तो बहुत दूर काटता है, लेकिन जो टाइप 2 होता है ये एग्जैक्टली वहां काटता है जहां हमें चाहिए। ठीक है, ये पहचान, जो पैलिंड्रोम है उसको बिल्कुल वहीं जाकर के काटेगा जो हमें दिख रहा है। ठीक है, तो बाकी जो टाइप 3 है वो थोड़ा दूर काटेगा, टाइप 1 बहुत दूर काटता है। तो इतने लंबे का हमें क्या करना है, हमें तो केवल वांछित जीन चाहिए ना, तो हमें ऐसा न्यूक्लियस चाहिए जो केवल जाके उसी को पहचाने और काट ले। तो वो बेटा आपका ये टाइप 2 प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस करता है। हम इसको प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक प्रतिबंधित स्थल हर एक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का फिक्स है कि मैं इसी पर काटूंगा, उसके अलावा वो कहीं और नहीं काटता है, और शुगर फॉस्फेट बॉन्ड को काटता है। ठीक है, कई सारे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस आज की तारीख में ढूंढे जा चुके हैं, लगभग 900 प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस जीवाणु की 230 से अधिक जो स्ट्रेन्स हैं उनसे निकाले जा चुके हैं। ठीक है, सबसे पहला खोजा गया प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस था बेटा आपका HIND2, जिसमें अच्छा, हमने इनका नाम कैसे रखा है, हम इनको निकालते कहाँ से, मैंने कहा प्लाज्मिड केवल और केवल बेटा आपके उनमें पाए जाते हैं, किनमें पाए जाते हैं, जीवाणुओं में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस जीवाणुओं का प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर की एक इकाई है, तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस भी केवल जीवाणु में पाए जाते हैं, केवल जीवाणु में। ठीक है, तो अलग अलग जीवाणुओं में से हमें अलग अलग तरीके के प्रतिबंधन, अब किस जीवाणु से हमें क्या मिला उससे हमने नाम रखा है। जैसे HIND2 हमने कैसे रखा, तो H हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, सुना लग रहा है कि सुना पढ़ा था, निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और मैंने कहा था ऐसे निमोनिया फैलाने वाले कई सारे 28 से ज़्यादा ऐसे जीवाणु हैं जो निमोनिया के कारण हो सकते हैं। ठीक है, या उनके रोगजनक हो सकते हैं। तो ऐसे ही बेटा एक ही जीवाणु के कई सारे स्ट्रेन्स होते हैं। तो HIND2 हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, तो हीमोफिलस जाति हो गई, इन्फ्लुएंजा प्रजाति हो गई, RD उसका प्रभेद हो गया। ठीक है, RD उसका स्ट्रेन हो गया, हीमोफिलस से पहला लेटर निकाला, IN बेटा इन्फ्लुएंजा उसका ये प्रजाति हो गई, तो मतलब उसका क्रम, इस क्रम में उसको निकाला गया। ठीक है, ये सबसे पहला खोजा गया प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस था। ठीक है, फिर 900 से ज़्यादा एंजाइम ऐसे निकाले जा चुके हैं, लगभग 230 से ज़्यादा स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया से। ऐसे नामकरण में एक और उदाहरण मैंने लिखा है इको R1 सॉरी, तो E आया है आपका एस्चेरिशिया, कोलाई इसकी प्रजाति हो गई, कोलाई से CO ले लिया, RY13 इसका स्ट्रेन था, RY13 इसका प्रभेद था, और ये क्रम हमने इसको सबसे पहले निकाला तो ये 1, दूसरा निकाला 2, तीसरा निकाला 3, पांचवा निकाला इको R5। ठीक है ना, और हर एक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का पहचान स्थल अलग है। ठीक है, ये आपका देखो इको R1 का दिया हुआ है, ये पूरा DNA है, इस पूरे DNA में एक जगह ये स्थल दिखा, इसको काट दिया गया G और A के बीच से, तो आपको मिल गया ये देखो, ये अलग हो गया। ठीक है, अब जहां पे ये दो अलग अलग चिपचिपे सिरे बने, अब लाइगेज आकर के इनको जोड़ देगा। काटने के लिए बेटा हमने प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस इको R1 का इस्तेमाल किया, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, और ये देखो हमने इसको और इसको, जो आपका वांछित जीन है और जो आपका प्लाज्मिड है, इन दोनों को हमने समान प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस से कटवाया ताकि आपको एक जैसे चिपचिपे सिरे मिले। ठीक है, समझे, ये हो गया बेटा आपका एंजाइम्स खत्म। फिर आते हैं आपके संवाहक, जिसकी मदद से मैं लेकर के जाऊंगी किसी भी प्रपोशी में। तो संवाहक बेटा होते क्या हैं, ये ऐसे आनुवांशिक पदार्थ होते हैं, आपका DNA हो सकता है, RNA हो सकता है, जो आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को, आपके वांछित जीन को किसी भी प्रपोशी कोशिका में ले जाने का काम करते हैं। अब संवाहक, किसी को भी आप संवाहक बोल दोगे क्या? संवाहक के मतलब एक संवाहक होने के लिए उसमें कुछ इतनी विशेषताएं तो होनी चाहिए, कितनी, ये उसमें कम से कम एक ORI स्थल होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से रेप्लिकेशन प्रतिकृति बनने की शुरुआत होती है। उसके पास कम से कम एक ROP स्थल होना चाहिए,
रेप्लिकेशन प्रोटीन या प्रोटीन ऑफ रेप्लिकेशन, एक ऐसा प्रोटीन इस जीन से बन के आता है, आरओपी स्थल वो जीन है जहाँ से एक ऐसा प्रोटीन बन के आता है जो आकर के रेप्लिकेशन की शुरुआत करवाता है। कम से कम उसके पास एक वर्ण योग्य चिन्हक होना चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। सिलेक्टेबल मार्कर की मदद से, मार्कर है ना, इसकी मदद से हम सेलेक्ट करते हैं इसको, ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से, मतलब रूपांतरज को रूपांतरज से, और पुनर्योगज को अपुनर्योगज से, रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से। इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। कम से कम इसके पास एक क्लोनिंग स्थल होना चाहिए, वो स्थल जहां पर जाकर के आपका प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस काट सके, और ये आकार में छोटा होना चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ताकि इजिली हैंडल हो जाए। अब वैसे तो बेटा कई सारे संवाहक हैं, पर हमें यहाँ पर जो बात करनी है वो करनी है PBR 322। इस PBR 322 की अगर मैं बात करूं पहले तो बेटा ये होता क्या है, PBR 322 ये सबसे पहला आर्टिफिशियली बनाया गया संवाहक है। पी का मतलब ये प्लाज्मिड है, ठीक है। पी का मतलब होता है बेटा कि ये एक प्लाज्मिड है, जो जिन अंकल ने बनाया था उनका नाम था बॉलीवर, और एक का नाम था रॉड्रीग्यूज, ठीक है। तो बॉलीवर और रॉड्रीग्यूज अंकल ने इसको बनाया था, और ये इसका क्रम जिसमें इसको आइसोलेट किया, मतलब इसका लैब नंबर हम बोल देते हैं, ठीक है ना, इस क्रम में इसको आइसोलेट किया गया। तो ये जो PBR 322 है, मैंने बोला सबसे पहला बनाया जाने वाला आर्टिफिशियल संवाहक है ये। इस PBR 322 में क्या क्या है, तो यहाँ पर बेटा इसको आपको इसी क्रम में याद रखना है, एज इट इज आता है ये आपके नीट में, आ सकता भी है, ठीक है। इसमें बेटा क्या क्या है उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो बेटा इस प्लाज्मिड में, प्लाज्मिड क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड दिख रहा है, डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर गोल दिख रहा है, वृत्ताकार दिख रहा है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, मुख्य डीएनए के अलावा एक और डीएनए, ठीक है। ये हमने आर्टिफिशियली लैब में बना करके हम किसी भी जीवाणु के अंदर इसको डाल देंगे, ठीक है। अब इस PBR 322 में क्या क्या है बेटा, तो एक तो इसके पास ORI स्थल हो गया, ORI, एक इसके पास ROP स्थल हो गया, ROP, दो इसके पास वर्ण योग्य चिन्हक हो गए, ये वर्ण योग्य चिन्हक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, इन दोनों के ऊपर एक एक क्लोनिंग स्थल, दो क्लोनिंग स्थल दिख रहे हैं आपको, PST1, PBU1, PAMH1, SEL1। ये नाम है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के। इन प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के यहाँ पर पहचान स्थल हैं, पैलिंड्रोम्स हैं, जहाँ आकर के ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस काट सकते हैं, ठीक है ना। फिर बीच में ये जो स्थल है यहाँ पर बेटा EcoR1, CLA1, HIND3, ठीक है। अब इसको सही क्रम को याद करने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी बता देती हूँ कि अमर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस और प्रशांत पवार, PST प्रशांत, PBU पवार, अमर और प्रशांत पवार दो दोस्त थे जो इकोनॉमिक्स की क्लास अटेंड करने के लिए गए। क्लास हिंदी माध्यम की थी, दोनों हिंदी माध्यम के बच्चे थे, इकोनॉमिक्स की क्लास अटेंड करने गए जो हिंदी की थी। वहाँ जाकर के हर बच्चे को होता है ना, अच्छा क्लास शुरू कितने बजे हुई, क्लास शुरू हुई 7:35 पर, ठीक है, घड़ी में 7:35 लगभग यहीं बजते, ठीक है। तो क्लास का ओरिजिन मतलब शुरुआत, क्लास का ओरिजिन कितने बजे था, 7:35 पर, ठीक है। तो 7:35 पर जो ओरिजिन होनी थी क्लास, अमर और प्रशांत पवार उस इकोनॉमिक्स की क्लास को जो हिंदी माध्यम में थी अटेंड करने गए, और वहाँ जाकर के देखा टीचर है, अच्छा टीचर बहुत बढ़िया है, टीचर आपका नाम क्या है, होता है ना, तुम लोग भी पूछते मैडम आपका नाम क्या है, मैडम क्या है, नाम क्या है, क्या पहचान है आपकी, पढ़े कितना हो, अनपढ़ तो नहीं हो, ऐसे ही तो नहीं आ गया मैं आप 12वीं फेल होकर के पढ़ाने के लिए ना, ऐसा पूछते हो ना, डाउट होता है। तो इन्होंने भी जाकर के पूछा टीचर आपका नाम क्या है, तो टीचर का नाम था इब्राहिम सलमान, ठीक है। टीचर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, इब्राहिम BAMH1, सलमान SEL1, ठीक है। बढ़िया, टीचर का नाम पूछ लिया, टीचर से इंटरेक्ट हो गए, बढ़िया, उनकी 2 घंटे की क्लास, डेमो क्लास थी, अटेंड करने गए थे, बढ़िया आकर के घर में डिस्कशन किया और क्या करना है, कल चलना है। तो अमर ने बोला मैं ना जाऊंगा, मेरे ना आ रही समझ में। पवार बोले, प्रशांत पवार साहब बोले, पवार बोला भाई मैं तो दोबारा जाऊंगा, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा है ब्राह्मण सर का पढ़ाया हुआ, मैं तो जाऊंगा, मैं इन्हीं से पढ़ूंगा, मैं साल भर इन्हीं से पढ़ूंगा, मैं यहीं से देखना आप जो भी मेरे को CS निकाला है इन्हीं से पढ़ूंगा जाकर के मैं, बस। पवार बोला मैं तो दोबारा जाऊंगा। अमर ने बोला मैं रोप मतलब ROPE, रोप मतलब रस्सी, उसने कहा मैं रस्सी से फांसी लगा के मर जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा दोबारा उनकी क्लास में। पवार बोला मैं दोबारा जाऊंगा।
ठीक है। तो अमर ने तो रस्सी, आरोपी रस्सी लगा ली, वो मतलब उसने धमकी दी मैं रस्सी से मर जाऊंगा लटक के, लेकिन मैं दोबारा नहीं जाऊंगा। पवार बोला मैं दोबारा जाऊंगा। तो आपको इसी क्रम में आना चाहिए। अमर और प्रशांत पवार एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट के साथ PST1 PBU1 इकोनॉमिक्स की क्लास अटेंड करेंगे जो हिंदी माध्यम में थी। ठीक है, यहाँ पर केवल PBU1 और PBU2 है, एक हिंद 3 है, बाकी सारे 1 है। ठीक है ना, हिंदी में थी हिंद 3 और टीचर का नाम था इब्राहिम सलमान, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट BAM-H1-Cell1। आकर के डिस्कस किया तो अमर ने बोला मैं रस्सी से लटक जाऊंगा, मर जाऊंगा मैं, आरोपी। ठीक है, लेकिन पवार बोलता मैं तो दोबारा जाऊंगा। समझे या नहीं? पहले तो आपको एक क्रम याद होना चाहिए। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, इसके पास अच्छा ORI के बहुत सारे काम होते हैं। ORI का मेन काम मैंने क्या बोला, इसका ORI मतलब यहाँ से प्रतिकृति की शुरुआत होगी, ओरिजिन होगा। ठीक है, प्रतिकृति मतलब अपनी जैसी और कॉपीज बनाना, फोटोकॉपी समझ लो। तो यहाँ से एक तो प्रतिकृति की शुरुआत होती है, पहली चीज। दूसरी चीज बेटा, इसी ORI स्थल का काम होता है प्रतिकृति की संख्या का नियंत्रण। कितनी प्रतिकृति बनानी है भाई? 10 बनानी है, 100 बनानी है, 1000 बनानी है, कितनी कॉपीज बनानी है, वो आपका यही ORI स्थल निर्धारित करता है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, ORI स्थल है, इसके पास आरोपी सब कुछ। हम यहाँ पे बात करेंगे वर्ण योग्य चिन्हक यानी कि सेलेक्टेबल मार्कर की। वर्ण योग्य चिन्हक, सेलेक्टेबल मार्कर। अच्छा, मार्कर मतलब ये वो है, मार्क करेंगे जिनकी मदद से हम सेलेक्ट कर पाएंगे। किसको? देखो, अपने पास 3 इको R1 है, इको R1 बोल रही हूं मैं, सॉरी, 3 इकोलाई जीवाणु है। ठीक है, 3 इकोलाई जीवाणु है भाई साहब मेरे पास, इकोलाई A, इकोलाई B, इकोलाई C, 3 तरीके के हैं और इन तीनों के पास अपना अपना एक एक गुणसूत्रीय DNA है, क्रोमोसोमल DNA है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इस प्लाज्मिड को PBR 322 को एक प्लेट में लिया और मैंने इन सारे इकोलाई में डालने की कोशिश की। ठीक है, हुआ क्या, पहले वाले में PBR 322 नहीं आया, दूसरे वाले में PBR 322 आया। ठीक है, जिसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन मतलब अगर ये जीन है, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन 2 एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, मैं यहां लिख रही हूं एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, एम्पिसिलिन और जिसको हम लिख रहे हैं ना AMP और टेट्रासाइक्लिन TET, ये दोनों एक एंटीबायोटिक प्रतिजैव हैं। ठीक है, क्या है ये? प्रतिजैव हैं, यानी कि एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, और वो जो हम दोनों ने जीन बनाए हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोधी, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोधी, मतलब ये दोनों ऐसे जीन हैं जिनकी उपस्थिति के कारण जिस भी जीवाणु के अंदर ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होगा और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में होगा, मतलब वो जीवाणु एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक से नहीं मरेगा, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से नहीं मरेगा। समझे या नहीं? एंटीबायोटिक है ना, इसका काम है जीवाणु को मारना। तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन अगर किसी जीवाणु के पास है तो वो एम्पिसिलिन माध्यम में नहीं मरेगा, जीवित रहेगा। टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन अगर उसके पास है तो वो टेट्रासाइक्लिन के माध्यम में भी नहीं मरेगा। ठीक है, इन दोनों एंटीबायोटिक से वो जी जाएगा। तो पहला केस जिसमें PBR 322 गया ही नहीं, इसको बेटा हम बोलेंगे अरूपांतरज या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। इसका रूपांतरण नहीं हुआ, इसमें कोई बाहरी जीन प्रवेश नहीं किया। इसका मतलब
ये एम्पिसिलिन माध्यम में भी मर जाएगा। एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक मैं इसको दूंगी तो ये मर जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसको टेट्रासाइक्लिन माध्यम में रखूंगी तो भी ये चल बसेंगे। समझे पहला केस। दूसरा केस क्या है बेटा? दूसरे केस में मैंने PBr 322 डाल दिया, मतलब इसका रूपांतरण तो हो गया है ना, इसका ट्रांसफॉर्मेंट है, ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये ट्रांसफॉर्मेंट है, जिसकी वजह से ये एम्पिसिलिन माध्यम और टेट्रासाइक्लिन माध्यम दोनों में जीवित रहेगा, क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी है। समझे? ठीक है। लेकिन तीसरे केस में मैंने क्या किया, मैंने एक अपना वांछित जीन लिया और उस वांछित जीन को बेटा मैंने यहां लगा दिया, BAMH1 साइट पर मैंने अपना वांछित जीन लगा दिया, ठीक है। इस पूरे जीन की उपस्थिति के कारण बेटा ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट था। ये पूरा जीन है तो ये टेट्रासाइक्लिन माध्यम में नहीं मरेगा, लेकिन मैंने इसका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना दिया भाई साहब। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब एक ऐसा डीएनए जिसमें मैंने अपना वांछित जीन लगा दिया ला करके, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस PBr 322 में, कहाँ बनाऊं मैं इसको, मैंने इस PBr 322 में जहां पर ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन था, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था, ठीक है, यहां पर बेटा मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा लिया, मैंने अपना वांछित जीन लगा दिया, जिसकी वजह से अभी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं रहा। और क्योंकि मैंने यहाँ से बाहर का जीन लगा दिया तो इसको मैं बोलूंगी पुनर्योगज डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए भाई साहब मैंने प्रवेश करा दिया किसमें, इस इकोलाई में, ठीक है, जिसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो पूरा है, लेकिन इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन पूरा नहीं है, ठीक है। यहां पर मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया। दिख रहा है ये नीला कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पर मैंने, नहीं दिख रहा है ना, दूसरा नीला ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा दिया, मतलब इसके अंदर जो डीएनए गया है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। तो ये रूपांतरण तो हुआ इसका, ठीक है, इसका रूपांतरण तो हुआ, ये रूपांतरज है, मतलब ये ट्रांसफॉर्म हो गया है, ट्रांसफॉर्मेंट है, प्लस ये पुनर्योगज भी है, क्योंकि इसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए गया है तो इसलिए ये ट्रांसफॉर्मेंट के साथ साथ रिकॉम्बिनेंट भी है, पुनर्योगज भी है, ठीक है ना। रिकॉम्बिनेंट की स्पेलिंग यहाँ पे पूरी नहीं दिख रही है, रिकॉम्बिनेंट भी है, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि ये एम्पिसिलिन माध्यम में तो जीवित रहेगा क्योंकि इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, लेकिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट अब ये नहीं रहा, ठीक है ना। तो ये टेट्रासाइक्लिन माध्यम में मर जाएगा। समझे? तीन शब्द मैंने, मतलब तीन तरीके की मैंने इकोलाई बताई। पहला अरूपांतरज, इसमें कोई बाहरी डीएनए प्लाज्मिड नहीं आया, अरूपांतरज है बेटा, तो ये अपुनर्योगज भी है, अपुनर्योगज मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट भी है, इसमें रिकॉम्बिनेशन भी तो नहीं हुआ ना, ना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ना रिकॉम्बिनेशन हुआ। दूसरे केस में रूपांतरण तो है पर पुनर्योगज नहीं है, केवल रूपांतरण है, अपुनर्योगज, योगज, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। और तीसरे केस में रूपांतरण भी हुआ और क्योंकि पुनर्योगज डीएनए गया तो पुनर्योजन भी हुआ, रिकॉम्बिनेंट एंड ट्रांसफॉर्मेंट बोथ। सेकेंड केस में ट्रांसफॉर्म्ड बट नॉन रिकॉम्बिनेंट, पहले केस में नीदर ट्रांसफॉर्म्ड नॉन रिकॉम्बिनेंट। समझे या नहीं? कुछ कुछ, ठीक है। अब ये तो हमने क्या बोला, हमें वर्ण योग्य चिन्हक चाहिए, ऐसे चिन्ह जिनकी मदद से हम पहचान लें कि कौन से पुनर्योगज हैं, कौन से रूपांतरज हैं, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल है यार, मतलब तीन तीन प्लेट लगानी पड़ रही है, एक में तो
पूरी तरह से मर गए, एक में पूरी तरह से जिंदा हैं, एक में मर रहे हैं, एक में जिंदा रह रहे हैं, किस में मर रहे हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सपोज आपने अपना वांछित जीन लगा दिया PVU1 साइट पे, किस पे, PVU1 पे, तो उस पुनर्योगज DNA को अगर आपने किसी जीवाणु में डाला, वो जीवाणु किस पर जीवित रहेगा, ठीक है। तो अगर आपने अपना वांछित जीन PVU1 पर लगाया है, PBR 322 में, PVU1 मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है ना, PVU1 पे लगा दिया भाई साहब, कहाँ लगा दिया, PVU1 पे, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन मतलब चल गया उसका, ठीक है। और अगर इस PBR को, रिकॉम्बिनेंट DNA को आपने किसी भी जीवाणु में डाला, तो वो जीवाणु एम्पिसिलिन में मर जाएगा लेकिन टेट्रासाइक्लिन में जीवित रहेगा, ठीक है। बैम H1 पे लगाया तो टेट्रासाइक्लिन में मर जाएगा लेकिन एम्पिसिलिन में जीवित रहेगा, समझे या नहीं। और ऐसा जीवाणु जिसमें PBR 322 गया ही नहीं, वो एम्पिसिलिन और जीवाणु और टेट्रासाइक्लिन दोनों में मर जाएगा। कुछ समझ में आया? नहीं आया तो पहले क्लास का करके आ जाओ, उसके बाद समझना। अब हम बात करते हैं, ये ना दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की मदद से देखना ना थोड़ा टफ हो रहा था, तो हमने एक और इसके लिए टेक्निक निकाली जिसमें हम लैक्जेड जीन का प्रयोग करते हैं। अब आप लोगों ने बॉटनी में, जेनेटिक्स में लैकोपेरॉन पढ़ा होगा, ठीक है। उसमें लैक जी, लैक वाई, लैक ए ऐसे जीन्स होते हैं, ठीक है। ऑपरेटर होता है, रेगुलेटर होता है, ठीक है, ऐसे जीन्स होते हैं, ठीक है। तो वहां पे जो लैक्जेड जीन होता है बेटा, इस लैक्जेड जीन में हम इसको समझने के लिए क्या करते हैं, ये आपका एक प्लाज्मिड हो गया, इस प्लाज्मिड में ये वाला जो भाग है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, ठीक है। ये एम्पिसिलिन क्या बोलते हैं, प्रतिरोधी जीन है। साथ ही साथ बेटा हमने यहाँ पर एक और जीन देखा, ये है आपका लैक जेड जीन, जिसको हम लैक जी जीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इज लैक जेड। अब क्योंकि ये जीन है, ठीक है, तो जीन तो प्रोटीन बनाएगा, सेंट्रल डोग्मा ऐसा बोलते हैं, जीन DNA से RNA, RNA से प्रोटीन। इससे जो प्रोटीन बनता है बेटा, वो बनता है एक एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। ये लैक्जेड जीन ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनाता है, ठीक है। ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम क्या करता है भाई साहब, एक आपका सबस्ट्रेट है जिसको हम बोलते हैं एक्स गेल, ठीक है। इस एक्स गेल को बेटा अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज की उपस्थिति में इस एक्स गेल के प्रोडक्ट्स बनवाए जाएं, इसके जो भी उत्पाद बनेंगे उसमें बेटा नीले रंग की कॉलोनीज देखने को मिलेंगी, तो ये इसको रंग दे रहा है, ठीक है। तो नीले रंग की कॉलोनीज बनेंगी, ठीक है। इसके अंदर एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होता है, क्रोमोजेनिक मतलब जो रंग देने का काम करता है इस एंजाइम के। ये जो एक्स गेल है बीटा गैलेक्टोसाइडेज में जब ये कॉलोनीज बनाएगा तो वो नीले रंग की कॉलोनीज बनेंगी इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की उपस्थिति में, जो किसकी वजह से बन रहा है, लैक्जेड की वजह से, ठीक है। अब इसको अगर हम किसी भी जीवाणु में डालेंगे तो वो जीवाणु एम्पिसिलिन प्रतिरोधी होगा, पता है एम्पिसिलिन से मरेगा नहीं, और दूसरा वो नीले रंग की कॉलोनीज ही बनाएगा। अब सेलेक्टेबल मार्कर है ना ये लैक्जेड जीन, क्या है, वर्ण योग्य चिन्हक है, हम इसकी मदद से पहचान पा रहे हैं कि इसका पुनर्योगज हुआ है कि नहीं, इसका रूपांतरण हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, अगर हम अपने वांछित जीन को, जीन ऑफ इंटरेस्ट को इस लैक्जेड जीन की जगह लगा दें, ठीक है, वांछित जीन को इस लैक्जेड जीन में इंसर्ट कर दें, निवेश कर दें, तो ये जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनाएगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा तो बेटा एक्स गेल की जो कॉलोनीज बनेंगी, जो भी इसके उत्पाद बनेंगे वो सफेद रंग के बनेंगे, ठीक है, कलरलेस वाइट, समझे कि नहीं, क्यों, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं है, ठीक है। तो लैक्जेड में वांछित जीन का अगर हमने निवेश कर दिया, तो कहीं ना कहीं बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, तो एक्स गेल की जो कॉलोनीज बनेंगी वो व्हाइट कलर की बनेंगी, कलर ही नहीं आएगा, ठीक है। इससे क्या पता लगा
कि बाहरी जीन का निवेश करने से लैक्जेट जीन निष्क्रिय हो गया। इसको हम बोलते हैं निवेशी निष्क्रियता, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है, देखा जाए तो यहां पर भी वही हो रहा था ना, मैंने बाहरी जीन यहां डाल दिया तो ये इसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जो भाग था वो निष्क्रिय हो गया ना, तो निवेशी। तो ये ऐसे जीन्स हैं जिनकी मदद से हम रूपांतरज को अरूपांतरज से और पुनर्योगज को अपुनर्योगज से भेद कर सकते हैं, भिन्न कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अरूपांतरज क्या है, जिसके अंदर कोई भी बाहरी प्लाज्मिड आया ही नहीं। रूपांतरज क्या है, जिसमें बाहरी प्लाज्मिड आया केवल, पुनर्योगज डीएनए नहीं आया। और रूपांतरज और पुनर्योगज क्या है, जिसमें बाहरी आया तो रूपांतरज तो हो गया, पर उसमें बाहरी वो आया जो पुनर्योगज डीएनए था, तो वो रूपांतरज के साथ साथ पुनर्योगज भी हो। डन। ये हो गया बेटा आपका पीवीआर 322 लैक्जेड। अन्य संवाहक भी बेटा होते हैं जो हम बायोटेक में यूज करते हैं। एक होता है आपका टीआई प्लाज्मिड, ये इसको हम बोलते हैं टीआई, ट्यूमर इंड्यूसिंग। ट्यूमर मतलब गांठ, अर्बुद। ठीक है ना। ये क्या करता है, जो डाइकॉट प्लांट्स होते हैं, अच्छा ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी, अधिकांश डाइकॉट प्लांट्स जो होते हैं, अधिकांश द्विबीजपत्री पौधों में, अधिकांश, सब में नहीं, अधिकांश द्विबीज पादपों में ये अर्बुद ट्यूमर कॉज करते हैं। ठीक है, ट्यूमर कॉज करते हैं अधिकांश में, सारे द्विबीज पत्रों में नहीं करते हैं, ज्यादातर डाइकॉट प्लांट्स में ये ट्यूमर कॉज करते हैं। इनके पास एक ऐसा जीन है जो ट्यूमर इंड्यूसिंग करवाता है, मतलब ट्यूमर शुरू अर्बुद बनवाता है, ट्यूमर इंड्यूस कराता है। इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन को बेटा हम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर कहते हैं। मतलब जो काम हम इतना ताम झाम करके कर पा रहे हैं, ये तोड़ा वो करो, ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन सीधा जाता है इसमें पादपों में, कौन से, ज्यादातर द्विबीजपत्री पादपों में, और सीधा उनके अंदर जाकर के अपना ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन डाल देते हैं। हम बाहर बना रहे हैं कि इसके अंदर अपना वांछित जीन डालेंगे, उसको बेटा हम किसी परपोषी में डालेंगे, इकोलाई में या किसी और में, ये सीधा जाकर के कर रहा है पादपों में ये काम। ठीक है, तो ये नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर हुआ, ये आपका प्राकृतिक आनुवांशिक अभियांत्रिक हुआ, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर हुआ, ये पढ़ के आए हैं पहले से, ये इंजीनियरिंग किए कराए आए हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स है। ठीक है, इसके पास आरआई प्लाज्मिड है, आरआई मतलब रूट इंड्यूसिंग, ये पादपों की जड़ों में जाकर के क्राउन गॉल, शायद नहीं, पादपों की जड़ों को ये अफेक्ट करता है, संक्रमित करता है। रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस बेटा, रेट्रो इसलिए बोला पश्च विषाणु है ना, पश्च मतलब जिसके पास आरएनए है। ठीक है, ये आपके आरएनए वायरसेस होते हैं, और इनके पास क्षमता है बेटा जंतु कोशिकाओं को संक्रमित करने की। ठीक है, तो अगर मुझे किसी जंतु कोशिका में वांछित जीन डालना है तो मैं रेट्रोवायरस का इस्तेमाल करूंगी, मैं उसके उन जीन को निकाल करके जो हमारे लिए घातक है, मैं वहां पर अपने वांछित जीन डाल दूंगी, है ना। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेशन का वो जीन जो प्लांट में ट्यूमर बनवा रहा है, मैं उसका वो जीन हटा करके वहां पर अपना वांछित जीन डाल दूंगी, लाओ करो जो काम करते हो जाकर के प्लांट्स में करो, बस इस बार हमारा फायदा हो रहा है क्योंकि हमने अपना वांछित जीन डाल दिया। ठीक है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल, इसका बेटा इस्तेमाल बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हो रहा है। ठीक है, इसका इस्तेमाल किस में हो रहा है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। ठीक है, पीयूसी प्लाज्मिड ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, प्लाज्मिड पीयूसी कहाँ बनाया है ये, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। अच्छा, यहाँ पर ये जो हम कर रहे हैं ना भाई साहब, ये लैक्जेड, इसमें ये जो है बेटा ये पीयूसी 8 है, प्लाज्मिड जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में बना है, ये इसका नंबर है, लैब नंबर। ठीक है, तो ये सब ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये सारे के सारे आपके संवाहक हो गए, मतलब इनकी मदद से हम अपने जीन को अलग अलग उनमें भेज सकते हैं, मतलब कोशिकाओं। आखिरी आपके जो टूल्स हैं, जो उपकरण है जिसका हम उपयोग करते हैं आपकी किसी भी जैव प्रौद्योगिकी में, वो है बेटा परपोषी, परजीवी, एनसीईआरटी लिखती है, बट वास्तव में परपोषी कोशिका होस्ट सेल है। अब ये होस्ट सेल कौन है, जिनके अंदर हम प्रोटीन बनवा रहे हैं अपने वांछित जीन को डाल के। ठीक है, तो
अब वांछित जीन को या तो आप किसी संवाहक की मदद से भेजेंगे, जो अभी हमने संवाहक पढ़े, PBR 322 यूज़ कर सकते हो आप, PUC 8 यूज़ कर सकते हो आप, रेट्रोवायरस यूज़ कर सकते हो अगर पादप में कराना है, ठीक है। आपको सॉरी जंतु में कराना है तो रेट्रोवायरस यूज़ कर सकते हो, पादप में कराना है तो आपको आप ये क्या नाम है अपना TI प्लाज्मिड, RI प्लाज्मिड, इनका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब क्या है, संवाहक द्वारा हम अपने जीन को भेज रहे हैं किसी प्रपोशी में। लेकिन अगर मुझे डायरेक्ट भेजना है तो मैं डायरेक्ट भी भेज सकती हूँ, ठीक है। डायरेक्ट भेजने के लिए मैं माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक का यूज़ कर सकती हूँ। याद करिए मैंने आपको जनन स्वास्थ्य में ICSI पढ़ाया था, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। मैं सीधा अंडाणु के अंदर एक इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन की मदद से शुक्राणु भेज रही हूँ, ठीक है। दिस इज ICSI। तो मैं सीधा इंजेक्ट कर रही हूँ ना साइटोप्लाज्म में, इसको हम बोलते हैं अंतःक्षेपण। तो इसको हम जंतुओं के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है आपका एक जीन गन, जिसको हम बोलते हैं बायोलिस्टिक मेथड। ये बेटा हम पादपों के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए? पादपों में, ठीक है। कैसे? हम यहाँ पर एक बंदूक लेते हैं, वैसी बंदूक नहीं जो आपके घर में होती है, हम यहाँ पे हीलियम गन्स यूज़ करते हैं, ठीक है। वो जीन गन्स अलग होती हैं, आप कभी देखना हो तो गूगल पे डालना, जीन गन्स छोटी छोटी होती हैं। उनमें बेटा गोल्ड या टंगस्टन की बुलेट्स होती हैं, ठीक है, बुलेट। इस बुलेट के ऊपर बेटा हम अपना वांछित DNA लगा देते हैं या वांछित जीन लगा देते हैं, और हम इसको सीधा शॉर्ट करते हैं पादप कोशिका में, ठीक है। और शॉर्ट करते टाइम इसकी स्पीड का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा स्पीड हुई तो वो पादप की इस भित्ति से छेद करके दूसरी भित्ति से छेद करके निकल जाएगा जीन, और अगर कम स्पीड हुई तो पहली भित्ति से टकरा के वापस भी आ सकता है। तो हमें ऐसी स्पीड का ध्यान रखना पड़ता है कि जो एक भित्ति को पार करके, कोशिका झिल्ली को पार करके, केंद्रक झिल्ली को पार करके सीधा केंद्रक के आनुवांशिक पदार्थ से जाकर के मिल जाए, ठीक है। ये हो गए बेटा जिसे हम डायरेक्ट भेजते हैं। इनडायरेक्ट हमें संवाहक की जरूरत पड़ती है इन 3 केसों में। अगर मुझे जंतु में कोई अपना वांछित जीन भेजना है तो मैं रेट्रोवायरस का इस्तेमाल कर सकती हूँ। मुझे पादप कोशिका में भेजना है तो मैं TI प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, RI प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन का इस्तेमाल कर सकती हूँ। ताप प्रघात, इसको बेटा हम बोलते हैं हीट शॉक मेथड, ठीक है। ये आपका हो गया हीट शॉक मेथड, इसको हम जीवाणुओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हीट शॉक देने, हीट शॉक क्यों बोलते हैं? हीट शॉक मतलब एकदम आप उसको गर्म ठंडा 0 डिग्री और 42 डिग्री, 0 डिग्री में इंसान जम जाए, 42 डिग्री पिघल जाए, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, मेरे वांछित जीन को और मेरे जो भी है परपोषी कोशिका, उन दोनों को 0 डिग्री पे रखा, फिर मैंने दोनों को 42 डिग्री पे रख दिया, फिर मैंने 0 डिग्री पे रखा। तो एकदम से ठंडा और गर्म करने के चक्कर में जैसे ही मैं उसको 42 डिग्री में रखूंगी तो उसकी भित्ति में थोड़े थोड़े छोटे छोटे छेद बन जाएंगे, इसको हम बोलते हैं माइक्रो पोरोसिटी बन जाएगी, सूक्ष्म छिद्र बन जाएंगे। अच्छा, ये टेम्पररी बनते हैं, टेम्पररी मतलब बनते हैं और बंद हो जाते हैं, लेकिन जितनी देर में वो छिद्र बनते हैं आपका वांछित जीन अंदर चला जाता है, आपका पुनरी हो गई DNA अंदर चला जाता है, ठीक है। ऐसे हम इसमें इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस का इस्तेमाल करके माइक्रोपोरोसिटीज बनाते हैं। हम यहाँ पे केमिकल मेथड यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम PEG पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल और एक और डेक्स्ट्रा सल्फेट, इन केमिकल्स का इस्तेमाल करके भी हम जो भी आपकी परपोषी कोशिका उसमें सूक्ष्म छिद्र बनवा सकते हैं, टेम्पररी अस्थायी रूप से। इतने में आपका वांछित जीन अंदर पहुंच जाएगा और सूक्ष्म छिद्र बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं। तो ताप प्रघात में हम क्या कर रहे हैं, हम 0 डिग्री, फिर 42 डिग्री और फिर 0 डिग्री, इस पर रख रहे हैं किसको, अपनी परपोषी कोशिका और जीन को। फिर हम इसको 42 पे रख रहे हैं, फिर इसको 0 पे रख रहे हैं। तो 42 पे उसमें छेद बनेंगे, ये अंदर पहुंच जाएंगे, फिर बंद हो जाएंगे 0 पे जाते ही। तो हमें क्या करना था, हमें केवल अपने वांछित जीन को अंदर ही तो पहुंचाना था, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा इस ताप प्रघात से पहले हम इसको कैल्शियम आयन, जिसको हम बोलते हैं डाइवेलेंट आयन से ट्रीट कराते हैं, ठीक है। हम इसको डाइवेलेंट आयन, जिसको हम बोलेंगे कैल्शियम आयन से ट्रीट करवाते हैं। कैल्शियम आयन क्या करता है बेटा, ये पॉजिटिव आयन है, DNA निगेटिव है, भित्ति निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव कहीं ना कहीं इन दोनों को निगेटिव ले आता है। मतलब पॉजिटिव कैल्शियम आयन होगा तो वो निगेटिव के पास रहेगा, निगेटिव के पास DNA तो निगेटिव के पास नहीं आएगा, तो कैल्शियम आयन के रहते DNA भी इसके पास आ जाएगा और उतने में वो DNA अंदर चला जाएगा, ठीक है। ये डिटेल में आप लोग क्लास में पढ़ लेना। तो ये आपकी कुछ तकनीक, मतलब परपोषी कोशिका में भेजने के लिए हम कैसे कैसे भेज सकते हैं वो हो गया, ठीक है। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जो समरी अब तक हमने जो भी पढ़ा उसमें ज़्यादातर पुनर्योगा DNA तकनीक की प्रक्रिया होती कैसे है। तो सबसे पहले बेटा आपको ये 6 स्टेप इसी क्रम में याद होने चाहिए।
पुनर्योगी डीएनए तकनीक के लिए सबसे पहले तो आपको अपना आनुवांशिक पदार्थ निकालना पड़ेगा। अच्छा, आनुवांशिक पदार्थ निकालने के लिए हमें लाइसिंग एंजाइम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? लाइसिंग एंजाइम का इस्तेमाल। याद करिए, आनुवांशिक पदार्थ जिसमें मेरा वांछित जीन है, वो कोई जीवाणु कोशिका हो सकती है, कवक हो सकती है, पादप, या तो मैं लाइसिंग एंजाइम की मदद से अपना आनुवांशिक पदार्थ निकाल लूंगी। फिर मैं हिस्टोन प्रोटीन को और आरएनए को तोड़ने के लिए फिर से लाइसिंग एंजाइम इस्तेमाल करूंगी, प्रोटीज और राइबोन्यूक्लियस। मेरे को मेरा डीएनए मिल जाएगा, लेकिन वो बिखरा हुआ रहेगा। चिल्ड इथेनॉल डाल के मैं उसको जमा लूंगी, ग्लास रॉड से बाहर निकाल दूंगी स्पूलिंग प्रक्रिया से। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा, सबसे पहले मैंने आनुवांशिक पदार्थ का पृथक्करण कर लिया, उसको अलग निकाल लिया। ठीक है, अब आनुवांशिक पदार्थ तो निकाल लिया, अब उसमें से मुझे अपना वांछित जीन निकालना है। वांछित जीन निकालने के लिए बेटा मुझे जिस टेक्निक का इस्तेमाल करना है उसको हम बोलते हैं जेल विद्युतीकरण या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक का इस्तेमाल करके मैं डीएनए के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। कहाँ से? जहां मेरा वांछित जीन होगा मैं वांछित जीन निकालूंगी। ठीक है, वांछित जीन निकालने के बाद मैं उसका पीसीआर से प्रवर्धन करूंगी, एम्प्लीफिकेशन करूंगी, मतलब मैं उसकी कॉपीज बनवाऊंगी, मतलब मैं उसकी प्रतिकृति बनवाऊंगी। मुझे एक जीन मिला है ना, एक या 4 मिल जाएंगे, 5 मिल जाएंगे, उसकी बहुत सारी कॉपीज बनवा लूंगी। मैं 100 बनवा सकती हूँ, 1000 बनवा सकती हूँ, लाख बनवा सकती हूँ, मैं जितनी करोड़ों बनवा सकती हूँ, अरबों बनवा सकती हूँ। जितनी कॉपीज मुझे बनवानी है, मैं पीसीआर तकनीक, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का इस्तेमाल करके मैं उसकी बहुत सारी कॉपीज बनवा लूंगी। फिर बेटा मैं उस डीएनए को या तो डायरेक्टली वेक्टरलेस या मैं किसी क्या बोलेंगे संवाहक की मदद से मैं उसको परपोषी कोशिका में निवेश करवाऊंगी, जो हम पढ़ चुके हैं। फिर जो भी मैंने बाहरी जीन उस परपोषी कोशिका में डाला है, उस जीन से जो भी प्रोटीन बनने वाला है उस उत्पाद को प्राप्त करूंगी मैं बायो रिएक्टर की मदद से, जैव रिएक्टर की मदद से। और लास्ट में जब मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा उस प्रोडक्ट को मैं मार्केट में रिलीज करूंगी। पर मार्केट में रिलीज करने से पहले मुझे अनुप्रवाह संसाधन करना पड़ता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये 6 पॉइंट में से बेटा 1 और 2 तो हम पढ़ चुके हैं, 4 पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा, सबसे पहले मैंने अपने वांछित जीन वाले डीएनए को अलग किया लाइसिंग एंजाइम की मदद से। वो किसी में से भी हो सकता है, जीवाणु से, कवक से, पादप से, जंतु, किसी भी कोशिका से हो सकता है। फिर क्या किया बेटा मैंने, दूसरा स्टेप जेल विद्युतीकरण, ये लिखा है ना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक का इस्तेमाल करके बेटा मैंने उस डीएनए में से अपना वांछित जीन निकाला। यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं बेटा, एक चीज ऐसे समझो, यहाँ पर हम एक प्लेट लेते हैं। ठीक है, इस प्लेट में हम एगेरोज जेल भर देते हैं। ठीक है, इस प्लेट में हम क्या भर देते हैं, एगेरोज जेल। अब ये एगेरोज जेल का स्रोत क्या है, कहाँ से मिल रहा है एगेरोज जेल? तो एगेरोज जेल आपको एक लाल शैवाल, रेड एल्गी की प्रजातियां हैं, जेलिडियम ग्रेसिलेरिया, उनसे मिल रहा है। ठीक है, ये एक सीवीड है। ठीक है, समुद्री घास है, सीवीड है। ठीक है, एगेरोज जेल आपको कहाँ से मिल रहा है, सीवीड से, लाल शैवाल, जेलिडियम ग्रेसिलेरिया, इनसे मिल रहा है। ठीक है, मैंने पूरे में ये एगेरोज जेल भर दिया और मैंने यहाँ पर कुछ कुएं बना दिए। इन कुओं के अंदर कुछ भी डालने से पहले मैंने 2 काम और किए। मैंने यहाँ पर और यहाँ पर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ना, इलेक्ट्रो करंट का इस्तेमाल हो रहा है भाई साहब। मैंने यहाँ पर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। ठीक है, अब इस जो ये मैंने कुएं बनाए हैं, इस कुएं में मैंने जो भी मुझे डीएनए मिला है उस डीएनए को डाल दिया और इस डीएनए के साथ साथ बेटा मैंने एक एंजाइम डाल दिया जो है आपके प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाल दिया। अब हमें ये पता है कि डीएनए जो है आपका, डीएनए निगेटिवली चार्ज, ठीक है, और आपका ये इलेक्ट्रोड भी निगेटिव, और हमें ये भी पता है कि निगेटिव निगेटिव एक जैसे चार्ज हैं और एक जैसे चार्ज एक दूसरे से नफरत करते हैं भाई साहब। तो निगेटिव निगेटिव से दूर भागेगा, कहाँ भागेगा, ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस इस पूरी डीएनए में अपने प्रतिबंधित स्थल को ढूंढेगा, पैलिंड्रोम को ढूंढेगा। जहां इसको इसका पैलिंड्रोम मिलेगा ये काटेगा, टाइप 2 प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस अपने पैलिंड्रोम पे इसको काटेगा। ठीक है, तो कुछ बड़े टुकड़े हो जाएंगे, मैं ब्राउन कलर से बनाती हूँ। ठीक है, कुछ बड़े टुकड़े होंगे, कुछ छोटे टुकड़े होंगे,
कुछ बहुत ही छोटे टुकड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो जो टुकड़ा जितना हल्का होगा वो उतनी दूरी तक जाएगा। इसमें ज़्यादा टुकड़े ही नहीं हुए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसमें था ही नहीं, एक भी इसको पैलिंड्रोम नहीं मिला, लेकिन फिर भी डीएनए निकल के बाहर आ गया, क्योंकि नेगेटिव से तो दूर भागने की कोशिश करेगा। तो सीधी बात है, जितना हल्का अच्छा मैडम कैसे टुकड़े पता लगेंगे कितने हुए? तो ऐसे देखो, ये आपका एक डीएनए है, ठीक है। इस डीएनए में इको R1 हमने रिस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस ले लिया, इको R1। इस इको R1 के जो GATTC का पैलिंड्रोम है, प्रतिबंध रिकॉग्निशन साइट है, पहचान स्थल है। इस इको R1 के सपोज इस एक लीनियर डीएनए ना, सीधा डीएनए, इसमें सपोज इसके 4 पहचान स्थल हैं, तो 1 2 3 4। तो ये बताओ इसके कितने टुकड़े हो जाएंगे? ये 4 जगह काटेगा इसको, 1 2 3 4, तो इसके कितने टुकड़े हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। कितने टुकड़े हो जाएंगे इसके? 5 टुकड़े हो जाएंगे। वही अगर ये सर्कुलर डीएनए होता, सोचो अगर ये सर्कुलर डीएनए होता और इसमें इसके 4 पहचान स्थल होते, तो ये कहाँ काटता? 1 2 3 4। कितने टुकड़े होते? 1 2 3 4, 4 टुकड़े होते, ठीक है। लीनियर डीएनए, सीधा डीएनए 4 पहचान स्थल 5 टुकड़े, वृत्ताकार डीएनए 4 पहचान स्थल 4 टुकड़े, ठीक है, ठीक है। अब टुकड़े, अब पहचान स्थल कहीं पास है कहीं दूर है, तो उस हिसाब से टुकड़ा कहीं छोटा होगा कहीं बड़ा होगा, तो जितना हल्का टुकड़ा उतना दूर जाएगा, जितना भारी टुकड़ा उतना कम चल पाएगा। दूसरा, जो एगरोस जेल मैंने इसके अंदर भरा है, अगर एगरोस जेल ज़्यादा डेंस होगा, ज़्यादा घनत्व होगा उसका, मतलब घना है ज़्यादा, तो पीसेस धीरे धीरे चल पाएंगे। एगरोस जेल ढीला ढाला है, दूर दूर तक फैला हुआ है, तो पीसेस जल्दी भागेंगे। तीसरा किस पर निर्भर करता है? चार्ज मैंने कितना स्ट्रांग दिया है। ज़्यादा नेगेटिव चार्ज दूंगी तो नेगेटिव से जल्दी दूर भागेगा, स्ट्रांग पॉजिटिव दूंगी तो जल्दी जल्दी पास आएगा, हल्का नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो धीरे निकलेगा, धीरे पहुंचेगा, ठीक है। तो 3 चीज़ों पर बेटा ये निर्भर करता है। पहला, जो डीएनए के टुकड़े हैं उसका आकार कितना बड़ा है उतना भारी होगा, जितना भारी होगा उतना धीरे जाएगा। दूसरा, जो एगरोस जेल है उसका घनत्व कितना है, घनत्व जितना ज़्यादा होगा उतना धीरे चलेगा। चौथा, जो मैंने यहाँ पे चार्ज लगाए हैं वो कितने स्ट्रांग है, स्ट्रांग चार्ज तेज भागेगा, ठीक है। अब इस कुएं में क्या है बेटा? इस कुएं में आपका पृथक किया हुआ डीएनए है, प्लस इसमें आपका प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ठीक है। अब ये डीएनए के टुकड़े करेगा और डीएनए आगे की तरफ दौड़ना शुरू करेगा, लेकिन मुझे डीएनए दिखेगा नहीं, डीएनए मैं अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकती। तो डीएनए को देखने के लिए बेटा मैं यहाँ पे एक स्टेन का यूज़ करती हूँ जिसका नाम है एथिडियम ब्रोमाइड। नीट में आ चुका क्वेश्चन, एथिडियम ब्रोमाइड का मैं इस्तेमाल करूँगी, ब्रोमाइड। फिर मैं इसको यूवी पराबैंगनी जो विकिरणें होती हैं, यूवी रेडिएशन से मैं इसको एक्सपोज करूँगी, जिसकी वजह से मुझे जो डीएनए है ये ऑरेंज कलर की, ये नारंगी पट्टियाँ देखने को मिलेंगी। अब इसमें मेरी पट्टी कौन सी है, मुझे जो चाहिए वो कौन सी है, वो कैसे पता लगेगा बेटा? तो उसके लिए बेटा मैं एक डीएनए प्रोब का इस्तेमाल करूँगी। किसका इस्तेमाल करूँगी? मैं एक डीएनए प्रोब का इस्तेमाल करूँगी। सपोज मुझे पता मैंने इको R1 से कटवाया GAATTC, तो मुझे पता है मैंने इको R1 से कटवाया है, तो कुछ इस तरीके का सिरा मिलेगा ना। तो अगर ये मिलेगा तो डीएनए प्रोब में ये होगा, ठीक है। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका डीएनए प्रोब जो मैंने लैब में तैयार किया है, क्योंकि मुझे पता है मैंने कौन सा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस इस्तेमाल किया उसके हिसाब से। और मेरा ये डीएनए प्रोब जहाँ जाकर के जुड़ेगा, इसको मैं बाहर ले आऊँगी, है ना, और इससे बेटा ये जो डीएनए है इसको मैं अलग कर दूंगी, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं छालन या इल्यूजन। तो अपने वांछित डीएनए के टुकड़े को जेल से अलग करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं छालन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? पहले तो डीएनए जो भाग रहा है किस किस पर निर्भर कर रहा है, ठीक है, 3 चीज़ों पर, आकार, भार, दूसरा एगरोस जेल का घनत्व, और तीसरा चार्ज कितना स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, हमने इस कुएं में क्या डाला बेटा? इस कुएं में हमने डाला आपका
पृथक किया हुआ डीएनए और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। तीसरा, एग्रोस जेल कहाँ से मिला, तो ये एक समुद्री घास है जो लाल शैवाल है, जेलिडियम ग्रेसिलेरिया इसकी प्रजाति है। चौथा, आपने ये पट्टियां कैसे देखी बेटा, तो हमने नारंगी रंग की पट्टियां हमें कैसी मिली, एथिनियम ब्रोमाइड की स्टेनिंग करके, जिसमें हमने यूवी पराबैंगनी विकिरणों से इनको देखा तो हमें नारंगी पट्टियां दिखी। पांचवा, हमने डीएनए प्रोब का इस्तेमाल किया। बस ये हो गया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। आपको आपका वांछित डीएनए मिल गया। अब इस वांछित डीएनए की आपको क्या करनी है, बहुत सारी कॉपीज बनानी है। ठीक है, आपको इसको एम्पलीफाई करना है पीसीआर तकनीक से, जिसको हम बोलते हैं पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, नीट में यहां से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहला क्वेश्चन, इसके चरण बता दो। भाई साहब ये 3 चरणों में होता है, डीनेचुरेशन, एनीलिंग, एक्सटेंशन। ठीक है, डीनेचुरेशन DAE, एनीलिंग और एक्सटेंशन, ये 3 इसके चरण होते हैं। विकृतीकरण, विकृतीकरण, एनीलिंग को हम बोलते हैं क्या यार, एनीलिंग को हम बोलते हैं तापानुशीलन, तापानुशीलन, और एक्सटेंशन को हम बोलते हैं प्रसार। तो ये 3 स्टेप होते हैं बेटा पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के, DAE, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। ठीक है, इन तीनों के आपको ताप पता होने चाहिए, नीट में नहीं आएगा लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। डीनेचुरेशन में बेटा हम 90 से 94 डिग्री देते हैं, 92 से 94 डिग्री। एनीलिंग हम लगभग 40 से 65 डिग्री के बीच में करते हैं, और प्रसार लगभग हम 72 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। डीनेचुरेशन में हम क्या करते हैं, जो आपका डीएनए है बेटा, इसको हम 90 से 92 डिग्री देंगे बेटा, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से आपस में जुड़े रहते हैं ना, तो वो टूट जाएंगे, जिसकी वजह से आपको डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग मिल जाएंगे। डीनेचुरेशन हो गया, इसकी विकृतीकरण हो गया। ठीक है, एनीलिंग में हम क्या करते हैं, हम छोटे छोटे डीएनए प्राइमर्स लगाते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं डीएनए प्राइमर्स, उपक्रामक आप इनको बोल सकते हो। ठीक है, ये ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो आपने लैब में बनाए हैं। ठीक है, क्या है, जैसे सपोज यहाँ पर TTC है ना, TTC, तो मैंने जो लैब में बनाया वहाँ पे ये GAA होगा। ठीक है, यहाँ पर सपोज TTC है तो यहाँ पर यहाँ पर GAA है तो मैं यहाँ पे TTC, तो ये मैंने बेटा लैब में बनाया, डीएनए प्राइमर्स, छोटे छोटे ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स जो मैंने लैब में बनाए। इसको हम बोलेंगे तापनुशीलन। मैं यहाँ पे प्राइमर्स लगाऊंगी। ठीक है, उसके बाद बेटा मैं डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल करती हूँ, नीट में आ चुका क्वेश्चन है। यहाँ पर बेटा जो हम डीएनए पॉलीमरेज इस्तेमाल करते हैं, ये कहाँ से आता है बेटा, अब डीएनए पॉलीमरेज, यहाँ पर पॉलीमरेज मतलब जो डीएनए की कॉपीज बनाएगा खूब सारी, उसकी श्रृंखला बनवाएगा, उसकी प्रतिकृति बनवाएगा। इसका बेटा जो स्रोत है, नीट में आ चुका क्वेश्चन, ये हम 72 डिग्री पे कर रहे हैं ना काम, तो 72 डिग्री पे हमारा डीएनए पॉलीमरेज तो मर जाएगा भाई साहब, क्योंकि हमारा डीएनए पॉलीमरेज 40 डिग्री तक बढ़िया काम करेगा। पढ़ा है हमने एंजाइम में, बायोमोलिक्यूल्स में ना, सामान्य एंजाइम आपके 25 से 40 डिग्री में काम करते हैं, उससे ऊपर ले जाओ टेम्परेचर तो उनकी 10 डिग्री बढ़ती है, उनकी क्रिया आधी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर हमें 72 डिग्री पे काम करवाना है, तो हम ऐसा एक एंजाइम लाएंगे, एक ऐसे बैक्टीरिया से, एक ऐसे जीव से जो 72 और 100 डिग्री पे भी जिंदा है। तो जितने भी आपके थर्मोएसिडोफाइल्स हैं, जो आपके आर्की बैक्टीरियाज हैं ना, पुराने टाइप के जीवाणु, वो ऐसे ही रहते हैं मार्शी लैंड में या बहुत अत्यधिक एसिडिक माध्यम में, उच्च ताप पे। तो एक आपका है बेटा थर्मस एक्वेटिकस, एक्वाटिकस। ठीक है, ये आपका एक जीवाणु है, इससे बेटा हम डीएनए पॉलीमरेज लाते हैं। तो थर्मस का T, एक्वा का AQ, तो इसको हम बोलते हैं टैक पॉलीमरेज। ये ऐसा है जो 72 डिग्री पे भी जिंदा रहेगा, और टैक पॉलीमरेज लगा करके बेटा हम क्या करते हैं, एक डीएनए से आपको 2 डीएनए मिल गए। ठीक है, ये एक डीएनए था, ये यहाँ पे आपको 2 मिल गए, और ऐसा ही बेटा आपका पीसीआर चलता रहता है लगातार लगातार। तो एक साइकिल में 2, 2 साइकिल में 4। ठीक है, तो 2 की पावर n, यहाँ पर n का मतलब क्या है, n मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स, कितनी साइकिल्स हुई है पीसीआर की। तो अगर सपोज 10 साइकिल हुई हैं, सपोज 10 साइकिल हुई हैं, तो 2 की पावर 10 मतलब 2 इंटू 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 2,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 2 64 64 2 128 128 2 256 256 2 512 है ना 512 2 मतलब 1024 आपको डीएनए मिल जाएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी ने दिखाया कि लगभग ऐसे 30 चक्र चले, मतलब 2 की पावर 30 बार आप 2 × 2 करते हो तो लगभग आपको एक डीएनए की लगभग 1 बिलियन कॉपीज मिल जाएंगी। समझे? ये हो गया पीसीआर। पीसीआर होने के बाद बेटा चौथा स्टेप क्या था अपना? चौथा स्टेप था जो भी आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए था उसको हमने परपोषी कोशिका में डाल दिया। डायरेक्ट डालना है तो हम आईसीएसआई टेक्निक यूज कर सकते हैं, माइक्रो इंजेक्शन। प्लांट में डालना है हम जीन गन इस्तेमाल कर सकते हैं। इनडायरेक्ट डालना है हमें संवाहक के द्वारा तो हम रेट्रोवायरस का इस्तेमाल करके एनिमल में डाल सकते हैं। हम ताप प्रघात का इस्तेमाल करके बैक्टीरिया में डाल सकते हैं। हम टीआई प्लाज्मिड यूज करके पादप में डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, हमने निवेश करा दिया। अब निवेश करने के बाद बाहरी जीन से उत्पाद हमें बनाना है, तो यहाँ पर बेटा हम इस्तेमाल करते हैं एक बायो रिएक्टर का। इसका इस्तेमाल करते हैं, ये आपका 5वां स्टेप है। ठीक है, बायो रिएक्टर। बायो रिएक्टर एक ऐसा रिएक्टर जहां पर आप जैविक क्रियाएं करा रहे हो। ठीक है, तो ये एक टैंक होता है। अच्छा, 2 तरीके के बायो रिएक्टर होते हैं। एक होता है आपका स्टर्ड टाइप, स्टर करना मतलब उसको घुमाते रहना। एक होता है आपका स्पाज्ड टाइप। स्पाज्ड मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन जो एयर है वो बबल्स के फॉर्म में आती है। ये आपको दिख रहा है बबल्स, तो बबल्स के फॉर्म में आने की वजह से इसका सरफेस एरिया बढ़, यहाँ दिख रहा है आपको, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, ईजिली ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाती है। अच्छा, ज्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो आपका ये होता है, इसको हम बोलते हैं साधारण विलोडन या हम बोलते हैं इसको स्टर्ड टाइप बायो रिएक्टर। ठीक है, ये जो है आपका ये है स्टर्ड टाइप बायो रिएक्टर। इसमें हम पुनर्योगज डीएनए वाले जीव डाल देते हैं और इससे जो प्रोटीन बनेगा वो पुनर्योगज प्रोटीन बनेगा। सीधी बात है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बनने वाला प्रोटीन भी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक तरफ से अपना कच्चा माल डालते जाते हैं, दूसरी तरफ से हम उत्पाद निकालते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेटा कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला कि इसका जो तल है ये घुमावदार क्यों है? इसका तो चपटा है, इसका हमने चपटा क्यों नहीं रखा, घुमावदार क्यों रखा? घुमावदार इसलिए रखा ताकि आसानी से ऑक्सीजन एक एक कोने तक पहुंच जाए। अच्छा, अगर ऐसा चपटा होता तो हो सकता है कोने कोने तक ऑक्सीजन ना पहुंच पाए, तो घुमावदार होने की वजह से आसानी से पूरा जो भी इसके अंदर रॉ मटेरियल है वो पूरा घूमेगा और ऑक्सीजन आसानी से एक एक कोने तक पहुंचेगी, पहला। दूसरा बेटा ये ब्लेड है। ठीक है, ये ब्लेड है जिसकी वजह से जब ये कच्चा माल पूरा घूमेगा ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर होगी, है ना, तो उसको घुमाने के लिए ब्लेड है। मैडम ये ब्लेड क्यों है? कच्चा माल तो यहाँ तक भरा ही, ऊपर ब्लेड हमने क्यों बनाया है? तो ऊपर वाला जो ब्लेड है बेटा इसका काम है झाग को तोड़ना। आपने कभी देखा है पानी में आप ऐसे घुमाते रहो, हाथ घुमाते रहो तो ऊपर झाग सा बनने लग जाता है। अच्छा, अगर ऊपर झाग बन जाएगा तो जो मैं ऑक्सीजन ऊपर से डाल रही हूँ अंदर तक नहीं पहुंच पाएगी ना इजिली। तो ये ऊपर वाला जो ब्लेड है बेटा, जब झाग बनेगा तो ये झाग को तोड़ता रहेगा, झाग टूटेगा तो आसानी से ऑक्सीजन अंदर तक जाएगी। दूसरी चीज, तीसरी चीज बेटा यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो ये, हाँ, तीसरी चीज यहाँ पर इस बायोरिएक्टर में पीएच कंट्रोलर, टेम्परेचर कंट्रोलर और कितनी एयर सप्लाई करनी है, एक तरफ से कच्चा माल डालने वाला, दूसरी तरफ से उत्पाद निकालने वाला, तो ये सारे के सारे यहाँ पे होता है। ठीक है, ये सब कुछ है इसमें। और क्या है इसमें बेटा, और क्या यहाँ से क्वेश्चन आता है? हाँ ठीक है, बस एक तरफ से आप अपना प्रोडक्ट निकालते जाओ, दिस इज इट, और तो कुछ नहीं है, डन। ये हो गया बेटा आपका बायोरिएक्टर। तो बायोरिएक्टर की मदद से आपने अपना उत्पाद बना लिया। उत्पाद क्या है आपकी? पुनर्योगज प्रोटीन, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। अब उत्पाद बनाने के बाद क्या हम वही उत्पाद मार्केट में निकालेंगे? नहीं, हम करते हैं अनुप्रवाह संसाधन। अनुप्रवाह संसाधन मतलब डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या करेंगे हम? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसमें 2 चीजें आती हैं, पृथक्करण प्लस शोधन। इसको हम बोलेंगे सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। मतलब जो भी उत्पाद आपको मिला है बायोरिएक्टर से, पहले तो आप अकेला उत्पाद नहीं मिलेगा ना, बहुत सारी चीजें बाहर निकलेंगी, कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी निकलेंगे।
आपको जो उत्पाद चाहिए उस उत्पाद को अलग करिए बाकी सब चीज़ों से, और उसको अलग करने के बाद उसको आप प्यूरिफाई करिए, पहली चीज़। अब ये उसको मार्केट में निकाल देंगे नहीं, इसको बेटा हम क्या करते हैं, फिर हम इसमें कुछ, अच्छा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब केवल यही होता है। अनुप्रवाह संसाधन मतलब जो भी उत्पाद मिला है उसको पृथक करके उसको प्यूरिफाई करना, पृथक एंड शोधन, ठीक है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बाद क्या करते हैं, हम इसमें कुछ परिरक्षक इस्तेमाल मतलब ऐड करते हैं, परिरक्षक ऐड करते हैं मतलब प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं। प्रिजर्वेटिव्स पता है ना, आप घर में चटनी बनाओ, ज़्यादा होगा तो हफ्ते भर यूज़ कर लोगे, मार्केट की वो शेजवान चटनी 6-6 महीने यूज़ करो, क्यों? क्योंकि उनमें प्रिजर्वेटिव्स मिले हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर कोई भी दवाई बन रही है, कोई भी एंजाइम बन रहा है, कोई भी हार्मोन बन रहा है, जो भी बेटा हम बायोटेक की हेल्प से बना रहे हैं बेटा, उसको हम लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकें, इसलिए हम उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं। इसके अलावा बेटा हम उसके क्लिनिकल ट्रायल्स मतलब हम उसको इस्तेमाल करके देखते हैं, सीधा इंसानों पे नहीं, पहले वो पे, बंदर पे, ऐसे, ठीक है। उसके बाद बेटा हम जब सब में हमें सब रिजल्ट सही देखने को मिलता है, तब बेटा हम उसको जा करके इंसानों पर इस्तेमाल करते हैं। कोई भी दवाई बनती है तो सीधा इंसानों पर इस्तेमाल नहीं होती है, तो उनके हम क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। फिर उसके बाद बेटा हम उसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करते हैं, और जब इन सब में बेटा वो केमिकल जो भी हमने प्रोटीन बनाया है, जब इन सब में वो बिल्कुल उच्च दर्जे का निकलता है, तब हम उसको मार्केट में रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये अनुप्रवाह संसाधन में केवल 2 चीज़ें आती हैं, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। उसके बाद बेटा मार्केट में रिलीज करने से पहले उसमें प्रिजर्वेटिव्स का ऐड करना। अच्छा, अलग अलग जो भी आपके उत्पाद बन रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी की मदद से, सबके एक ही जैसे ये टेक्निक्स नहीं है, सबके प्रिजर्वेटिव्स अलग हो सकते हैं, सबके ट्रायल्स करने के तरीके अलग हो सकते हैं, सबकी क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग का मेथड अलग हो सकता है, ज़रूरी नहीं है एक मेथड सब पे यही लगेगा, नहीं। दिस इज ऑल अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। मैंने कोशिश की है, ये मैं 1 घंटे में कर देती, अगर मैं चैप्टर इसको पहले अपने बैच में पढ़ा चुकी होती, तो मुझे पता है मेरे बैच में ही नहीं हुआ है तो और बैचों में भी कहाँ हुआ होगा, इसलिए मैंने बहुत टाइम ले लिया, तो अपना 1.5 घंटे से ऊपर लग गया, ठीक है। बाकी ईयर लॉन्ग कोर्स में आपको अच्छे समझ में आएगा, आप जिस भी बैच में हैं, जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, एक बार उसको कंप्लीट करिए, उसके बाद ही प्लीज़ इसको देखना। तो आपको माइंड मैप है ना भाई, माइंड मैप में डिटेल नहीं पढ़ा सकते, फिर भी मैंने काफ़ी कुछ पढ़ाने की कोशिश की है। अपना बढ़िया ध्यान रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।